बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मुअज़्ज़म। आप सब गुड मॉर्निंग। सिमन आपको गुड मॉर्निंग। और 2 दिन बाद कैसा लग रहा है फील करके आपको वापस आई हैं? और आपने मुझे मिस किया या नहीं? मुझे ये बहुत ज़्यादा मिस किया ये नहीं जानता जी। अल्हम्दुलिल्लाह माय कोविड टेस्ट इज़ नेगेटिव और इसी वजह से मैं जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा था आई वाज क्वारंटीन। और बहुत स्केरी फेज़ होता है ये कि जब आपको वेट करना होता है, यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। उससे बेहतर फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि आइंदा मैंने और ज़्यादा केयरफुल हो जाना है, तमाम SOPs को फॉलो करना है और कोशिश करनी है कि सोशल डिस्टेंस जो है वो ज़रूर मेंटेन। ये सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो आपने बात की ना कि टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आप इंतजार होता है ना वो लंबा लगता है बहुत ज़्यादा। 15-20 घंटे लगते हैं कि आपको पता नहीं दो दिन गुजर गए और ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पर 2 दिन आपके बगैर भी यूं ही लग रहा था कि पता नहीं कितने दिन गुजर गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज क्लियर। और आज के दिन की मुनासिबत से अगर हम बात करें तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है जी। कायदे आज़म का यौम पैदाइश है। 25 दिसंबर को उनका 145वां यौम पैदाइश है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू कायदे आज़म। और हम हमेशा उनके इस एहसान तले दबे रहेंगे कि उन्होंने हमें ये आज़ाद फ़ज़ा, ये आज़ाद मुल्क दी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ 25 दिसंबर आज मसीह बरादरी पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। तो हमारी तरफ से 24/9 की तरफ से उन सबको हैप्पी क्रिसमस। और हम इस पर मज़ीद बात करेंगे आज प्रोग्राम में। और हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान में जिस तरह से मजहबी रवादारी और जिस तरह से पाकिस्तान में कल्चर है प्रोमोट किया गया कायद-ए-आज़म की तालीमात के हवाले से, और जिस तरह रूल नेशन थ्योरी में हमने हमेशा इस चीज़ को सपोर्ट किया, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, मजहबी हम-आहंगी कितनी ज़रूरी है इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ पॉलिटिकल हम-आहंगी है या नहीं, कौन कहाँ जा रहा है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, ये सब बताएंगे आपको। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। मुल्क भर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 145वां यौम पैदाइश मिली जोश से मनाया जा रहा है। बाबा कौम को पूरी कौम का सलाम। कायद के नजरियात की तकमील के लिए जदोजहद जारी रखने का अज़्म। PDM क्या करने जा रही है? सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं? आसिफ जरदारी का 1 हफ्ते में मौलाना से दूसरी बार राबता। मरीम नवाज के बाद शाहिद काका नवासी की फजल रहमान से मुलाकात। PDM सरबराह ने 2 जनवरी को सबको बुला लिया। सिंध काबीना ने मरदमशुमारी पर वफाकी हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने कराची में मरदमशुमारी दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इत्तेहाद अपनी मौत आप मर गया। इस्तीफे देने वाले अब इस्तीफों से भाग रहे हैं। वज़ीर आज़म की पार्टी रहनुमाओं को ऑपोजिशन को बेनकाब करने की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर, एक दिन में मजीद 85 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 2152 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी को खुशियों भरा त्यौहार मुबारक। क्रिसमस ट्री और बरकी कुमकुमों के रंग हर तरफ फैल गए। बच्चे खुश, बड़ों का खुशियां बांटने का पैगाम। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। और सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कल होने वाली एक्टिविटीज़ के हवाले से। MQM ने क्या कहा, फिर वज़ीर आज़म ने क्या कहा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा क्या कहते हैं और PDM ने किस प्लेटफॉर्म से मीडिया से जब गुफ्तगू की तो क्या कहा। तो हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और इसमें PDM की तरफ से जो तहरीक चल रही है वो तो एक जानिब चल ही रही है और उसका शेड्यूल भी जारी है और आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किल भी वो डाल सकते हैं मजीद गवर्नमेंट के लिए। लेकिन वहीं पर इत्तेहादियों की अगर बात की जाए तो फिर इत्तेहादी अगर नाराज़ हो जाए तो गवर्नमेंट के लिए मजीद मुश्किल भी पेश आ सकती है। मुझे लगता है कि इन 2.5 सालों में, ऑलमोस्ट 2.5 सालों में सबसे ज़्यादा मुश्किल यही रही है। कभी पंजाब में, कभी सिंध में और कल भी इंदिया आ गया। सिंध से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया और MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह कहा कि वज़ीर आज़म ने MQM से किए एक वादे पर भी अमल पूरा नहीं किया, एक मुतालबा पूरा नहीं किया और फिर MQM के खदशात के बावजूद मरदमशुमारी को ना सिर्फ मंजूर किया और ना ही उनसे कुछ पूछा गया। उन्होंने कहा कि हमें बताया जाए हम हुकूमत में क्यों हैं। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। हुकूमत में रहकर एहतजाज का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसीलिए हुकूमत से अलहदा होने का ऑप्शन अब रखा है एक बार फिर। और ये भी जो सूरत हाल है, गुज़िश्ता दिनों वफाकी काबीना ने मरदमशुमारी के नताइज जारी करने के मामले पर
मुश्तरका मुफादात कौंसिल में पेश करने का जो फैसला किया था, इस पर MQM को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिल्कुल, और इख्तलाफी नोट जो है वो बाकायदा जमा करा दिया गया है और MQM से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने भी नई मरदमशुमारी फौरी तौर पर कराने का मुतालिबा कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब सिंध काबीना ने मरदमशुमारी मंजूर करने का वफाकी काबीना का जो फैसला है उसको यकसर मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल में हम लेकर जाएंगे और कोई इख्तियार हासिल नहीं है वफाकी काबीना को मरदमशुमारी को मंजूर करने का। लेकिन इसी के साथ साथ एक और जगह जो है वो धुआं बहुत ज्यादा उठ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि खिचड़ी बन रही है, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है और वो है पीडीएम में क्या पक रहा है जी? सेनेट इलेक्शंस और ज़मीनी इंतखाबात को लेकर क्या उन्होंने हिस्सा लेना है या नहीं लेना? ये लगता है अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी कैच 22 सिचुएशन ये थी कि सेनेट के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, ज़मीनी इंतखाबात भी होने हैं, वहीं पर आपने धरना और इफ्ताही तहरीक का भी ऐलान कर दिया। अब यहाँ पर तमाम कन्फ्यूजन आ चुकी है, क्योंकि साबिक सदर आसिफ ज़रदारी का एक हफ्ते में मौलाना से दूसरी बार रब्ता हुआ है। पीडीएम सरबराह ने 2 जनवरी को सबको बुला भी लिया है। अब 2 जनवरी को बुलाने का मकसद यही है कि फिर से दोबारा लाहेमल बनाया जाए और पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़मीनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के मामले पर शाहिद खाकान अब्बासी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकातें भी हुई हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात नवाज शरीफ की हिदायत पर की है और फिर इस मुलाकात में ज़मीनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू की गई, लेकिन कन्फ्यूजन अभी भी मौजूद है। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर पर मुशावरत की कि पीपल्स पार्टी ज़मीनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने पर क्यों बाज़त है, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ धरने के हवाले से अभी कुछ भी तय नहीं है। आप तो बात कर रहे थे अबूजर के लाहौर वाले जलसे में ही अनाउंस कर देना चाहिए। अब उस जलसे के बाद भी रैलीज शुरू हो गई, धरने शुरू हो गए, डेट करीब आ रही है जो आपने प्रॉक्सिमेटली अनाउंस की थी, जनवरी एंड या फरवरी स्टार्ट, लेकिन राना सनाउल्लाह कह रहे हैं धरना 25 मार्च 23 अप्रैल को हो सकता है, फिर धरने के लिए जनवरी या फरवरी का जो पहला हफ्ता है वो। अब यहाँ पर देखिए ना, अब कंफ्यूजन तो यहाँ पर है कि जनवरी और फरवरी जो है वो सूटेबल नहीं है। तो जब आप एक स्टेज पर खड़े होकर ऐलान करते हैं, इतनी बड़ी तहरीक चलाते हैं और फिर आप जलसे करते हैं, उसमें कम से कम ये तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जनवरी फरवरी आपको पता है यहाँ पर मौसम कैसा है। तो अगर यहाँ पर आपको पता था कि मौसम इस तरह से नहीं होना तो अनाउंस नहीं करना चाहिए था। इससे क्या होता है, जो कारकुनान है, जो सपोर्टर हैं, उनमें मजीद कन्फ्यूजन पैदा होती है। फिर उन्होंने यहाँ पर बात ही रोकी कि 23 मार्च फिर अप्रैल, वो कह रहे हैं शायद ये तहरीक 23 अक्टूबर तक भी जारी रह सकती है, यानी कि मतलब अक्टूबर तक अगर आप इसको लेके जा रहे हैं तो 10 महीने आज के बाद के 2 से 3 महीने तो मुश्किल। हम कह रहे थे कि जनवरी में भी इमरान खान इनको नजर नहीं आएंगे, ये कह रहे थे, अब ये अक्टूबर तक टाइम दे रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है, ये जो है काफी बड़ा क्वेश्चन। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि पीडीएम इत्तेहाद अपनी मौत आप ही मर जाएगा, इस्तीफे देने वाले अब इस्तीफों से भाग रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि पीडीएम खुद इख्तलाफात का शिकार हो गया, विच इज वेरी ऑब्वियस। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन अपोजिशन एहतसाब से भाग रही है। मौलाना फजल रहमान पैसों और जायदादों का हिसाब दें, और फिर वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अपोजिशन का धांधली से मुतालिक बयानिया झूठा है। बिल्कुल, अब जो वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं उसकी कितनी हकीकत है, और फिर जो पीडीएम की तहरीक है उसके हवाले से क्या अब तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि अब जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब उसमें धरना और फिर तहरीक के हवाले से जो डेट्स फाइनल नहीं हो सकी, फिर इस्तीफ़ों पर, इस तमाम सूरत पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी से सेनेटर हैं सहर कामरान साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर कामरान साहिबा। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सहर साहिबा, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो सिचुएशन है पीडीएम के हवाले से। अब अगर देखा जाए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने लाहौर में एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जनवरी एंड और फरवरी के आगाज़ में बड़ा धरना होगा, यह तहरीक चलेगी, लॉन्ग मार्च होगा। आपको लग रहा है कि अब उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो है सॉरी, मेरी आवाज जो है वो इको आ रही है, उसके ऊपर रिटर्न हो रही है, जरा उसको चेक करवा लें जी प्लीज, इसको चेक कर लीजिए। पहले तो मैं ये कहूँगी कि इतने कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। पीडीएम में तमाम सियासी जमातें जो है बिल्कुल हम आहंगी के साथ आगे बढ़ रही हैं। यकीनन हम रोज समझते हैं कि कुछ ऐसा हो जाना चाहिए है कि हर चीज तहस नहस हो जाए। देखिए, आपको पीडीएम की तहरीक की जो कामयाबी है उसके असरात रोज नजर आ रहे हैं। जब सिलेक्टेड वजीर आजम इमरान खान अहमद नियाजी खुद आके अपनी इनकॉम्पिटेंस का एतराफ करते हैं, जब वो खुद कहते हैं कि उनकी तैयारी नहीं थी, जब वो खुद बताते हैं कि उनको 1.5 साल तक कुछ समझ ही नहीं आया, बात ये ना कि समझ के जो ना समझे, ये बात तो आ गई। खुद एक अपना एतराफ उनका सामने आ रहा है। उनके इत्तेहादी, उनके जिस हम जो कहते थे कि यू टर्न है, झूठ है, अवाम के साथ धोखा है, अब ये बातें उनके इत्तेहादी भी करने लगे हैं। तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप जरा तहम्मुल से देखें
जरूरी नहीं है कि हमारे पास रोजाना एक सेंसेशनल न्यूज हो, लेकिन पीडीएम की जो तहरीक है वो बिल्कुल एक जो है जिस तरीके से जिस पेज से चलनी चाहिए वो चल रही है और उसके असरात भी नजर आ रहे हैं। और यकीन जरूरी नहीं है कि हर जो फैसला है वो पीडीएम के लीडर जो हैं वो आके मीडिया पे बयान करें। सीजन पॉलिटिशियंस है और तजुर्बे उनके पास तजुर्बा भी है और हिकमत अमली भी है। तो जिस तरीके से ग्रेजुअली हम मूव कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम इमरान खान अहमद न्याजी की तरह जो है वो एक लगा दें कंटेनर के ऊपर मजमा, फिर कहें कि जी सिविल नाफरमानी की मूवमेंट चलाओ, फिर कहें कि जी हुंडी से पैसा भेजो, फिर ये कहें कि बिल जला दो। लेकिन बात यह है कि हम इमरान खान अहमद न्याजी जैसी बातें नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें हर पहलू को सोच समझ के अपनी तहरीक को आगे लेके चलना है। सेनेटर साहिबा, आपकी बात 100% दुरुस्त, लेकिन फिर सियासतदान जो बाकी हैं जो मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो इस मेच्योरिटी का इजहार क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों आकर कोई बयान दे देते हैं जो पीडीएम से इख्तलाफ कर जाता है, वो मुस्लिम लीग नून के हों, वो पीपल्स पार्टी के हों। खैर ये छोड़िएगा, जो कंफ्यूजन है सेनेट इलेक्शंस को लेकर, जो गवर्नमेंट पहले कराने जा रही है बाद में कराती है, क्या पीपल्स पार्टी शिरकत करेगी ज़िमनी और सेनेट इलेक्शंस में? देखिए, पीपल्स पार्टी की 29 तारीख को नवंबर को सीईसी की मीटिंग है। ठीक है, आपको ये पता है कि आपने देखा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी फैसले करती है मुशावरत के साथ करती है। अगर वो मुशावरत उनके इत्तेहादियों से भी होती है, वो मुशावरत विद इन द पार्टी भी होती है। और हमारी हमेशा से ये रिवायत है कि जब हम 27 दिसंबर को वहां पर इज्तिमा होता है हमारा घड़ी खुदा बख्श में, तो सीईसी की मीटिंग होती है। जब 4 अप्रैल को इज्तिमा होता है तो सीईसी की मीटिंग होती है। अब इस दफा सीईसी की मीटिंग 29 तारीख को है, उसके अंदर मुशावरत होगी, पूरी पार्टी को एतमाद में लेके फैसला होगा। मसला ये है कि मीडिया जो है वो रोज जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनसे रोज की बुनियाद पे सवाल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बस सब कुछ आज हो जाए। मुझे पता है लेकिन सहर साहिबा ऐसा नहीं है। देखें, आप की पीडीएम के जो रहनुमा हैं उन्होंने डेट दी जनवरी के एंड की और जब फरवरी के शुरू की, अगर बात की जाए धरने की और तहरीक की, और अब ये कहा जा रहा है कि ये शायद आगे चला जाए, मार्च में हो जाए या फिर अप्रैल में हो जाए या अक्टूबर तक भी जा सकता है। तो इसकी वजह से अब सवाल हो रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, आपको क्या इस किस्म के एलानिया पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आए हैं? देखिए, रोजाना की बुनियाद पे मैं यही बता रही हूँ कि रोजाना की बुनियाद पे तब से शायद कोई सेंसेशनल न्यूज को तो जन्म दे सकते हैं, लेकिन आप उसको जो है पीडीएम का मुत्तफिक का फैसला नहीं कह सकते। जब पीडीएम का इजलास होगा, पीडीएम के फैसले सामने आ रहे हैं, आप तमाम जलसों में जो रहनुमा है उनकी तकारीर सुन रहे हैं और आप इस बात के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से अल्टीमेट है उसके अंदर सोच समझ हिकमत अमली सब शामिल है और आप उसके असरात देखेंगे भी और आप उसको पूरा होता हुआ देखेंगे भी। बात यह है कि हम ये नहीं चाहते कि कोई आईनी बहरान हो कि एक दिन सुबह उठे तो वजीर आजम को लगे कि हाँ जी मैं सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड से करा सकता हूँ, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकलिटीज, विदाउट अंडरस्टैंडिंग की शो ऑफ हैंड पे आप किस तरह से एक सिंगल बैलेट के ऊपर जो है आप अपने प्रायोरिटीज अपने प्रेफरेंसेस मेंशन करेंगे। देखिए, बात ये ना वो आइन को समझते हैं कुछ और हर चीज को ऑर्डिनेंसेस के जरिए बुलडोज करना चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने सेंसस को एक इश्यू बना दिया। देखिए, इस हुकूमत को शायद किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने आप को रोज फ्लो करती है और पीडीएम जिस तरीके से एक्सपोज कर रही है और हम जो चाह रहे हैं हम यही बता रहे हैं कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन से मुंतखब होने वाली हुकूमत ही अवाम के मसाइल को समझ सकती है। इस तरह के अनाड़ी खिलाड़ी जिनको लाके बिठा दिया जाए इस तरह के जो है वो ओहदों के ऊपर, वो परफॉर्म नहीं कर सकते। वो यही बताते हैं कि जी हम तस्वीरें तो खिंचा सकते हैं फोटोग्राफर को बुला के, कभी जायनमाज बिछा के, कभी कुत्तों के साथ खेल के, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस निल है। आज आप मुझे बताएं कोई शोबा आप ले लें, कहीं आप बोले कि जी डॉक्टर्स खुश हैं, टीचर्स खुश हैं, मजदूर खुश हैं, किसान खुश हैं, इंडस्ट्रियल्स खुश हैं, कौन खुश है? कोई भी खुश नहीं है, सिर्फ इनके वो दोस्त खुश हैं जिनको इन्होंने मुख्तलिफ ओहदे बांटे। बिल्कुल ठीक है, तो गवर्नेंस के इश्यूज हैं सहर साहिबा, ये तो वज़ीर आज़म साहब खुद भी मानते हैं और बहुत बार नोटिस भी लेते हैं, इजलास भी होते हैं, हर काबीना इजलास में भी ये डिस्कशंस की जाती हैं। लेकिन मैं दोबारा उसी बात पर आना चाहूँगी, मैं नहीं चाहती कि आप कोई स्टेटमेंट दें और आपने जैसे कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स को बैठाकर मीडिया सवाल पूछ लेता है, तो मीडिया का हक है सवाल पूछना, जवाब ना देना आपकी सवाबदीद है।
पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट को या सेनेट को खाली छोड़ा गया हो। एंड आई थिंक यही एक्सपेक्टेशंस अभी भी हैं पीपल्स पार्टी से सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने की। आप क्या समझती हैं, ये मेच्योरिटी नहीं होगी कि वाकई में जगह और स्पेस खाली ना छोड़ी जाए? धरना और तहरीकें तो चलेंगी और आपने खुद भी कहा, पीडीएम भी ये कहती है कि ये तो एक लॉन्गर प्रोसेस है जो हम कंटिन्यू रखेंगे। देखिए वही बात है ना, आप मेरी ही बात को इंडोर्स कर रही हैं कि देखिए आप मुझसे सवाल करेंगी तो मैं आपको अब समझ के मुताबिक जवाब बिल्कुल। जो सीईसी का हमारा ऐलानिया होगा वो पार्टी का that's a separate thing. Obviously that's a separate thing. जी देखिए बात ये है कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, इसीलिए आप ये देखें कि हमारी तहरीक जमहूरियत के जो दायरा कार है उसमें है। हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे कि सिस्टम सबोटैज हो, हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक मूव नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल जमहूरी तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, उन तमाम नुकात को सामने लेकर आ रहे हैं जिनकी वजह से पीडीएम तश्कील पाई, आवाम के मसाइल को सामने लेकर आ रहे हैं और एक डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए जिन अवामिल की जरूरत है उनको हाईलाइट कर रहे हैं। और हम ये बता रहे हैं कि एक मजबूत पाकिस्तान के लिए मुस्तहकम जमहूरियत किस लिए जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। शहर कामरान साहिबा, अब आपने जिस तरह जिक्र किया ओवरऑल सिचुएशन का, आगे पीडीएम की जब ऐलानिया होगा तभी ये तमाम चीज़ें मालूम हो सकेंगी। इसके अलावा एक और मामला जिस पर कल ये बात की गई और वज़ीर आला सिंध ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, ये जो मरदमशुमारी के हवाले से अब तहफ़्फ़ुज़ात है, एमक्यूएम ने भी बात की है, सिंध को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कराची की दोबारा से मरदमशुमारी, क्या ये सारा कुछ होना चाहिए, किस तरह से हैंडल होगा, क्योंकि ये बड़ा अहम इशू बनता जा रहा है अब रिसेंटली? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि जब मर्दमशुमारी है, आप उस सूबे के रिसोर्सेज है, उसका जो एनएससी अवार्ड के अंदर शेयर है, उसकी तरक्की है, उसके अवाम के जायज हक हैं, वो तमाम चीजें इससे मुंसलिक हैं। किस तरीके से जो है आप एक सूबे को बिल्कुल जो है उसके जो जायज हक से जो है वो बिल्कुल बाहर कर सकते हैं। यानी सिंध, हम सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि पूरे सूबे सिंध की जो आबादी है उसको की सही मर्दमशुमारी नहीं हुई और ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात उस वक्त भी थे जब ये मर्दमशुमारी हुई थी और ये एक दफा की अप्रूवल हुई थी उस वक्त और ये इस बात पे थी कि इसका ऑडिट होगा और उसके बाद जो है जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर होंगे, प्रॉपर काउंट होगा और प्रॉपर काउंट के बाद ही जो है मर्दमशुमारी को एक्सेप्ट किया जाएगा। मगर यहाँ पे एक दफा और हुकूमत ने अपनी इनकॉम्पिटेंस को इसने प्रूव किया कि ना इनको समझ है ना ये समझना चाहते हैं, ये अपने इत्तेहादियों के से किए हुए वादे भी नहीं निभाते। तो अब मैं बता रही हूँ कि अब जो आवाजें इत्तेहादियों के पास से भी आ रही है ना, वो भी पीडीएम की आवाज को, पीडीएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल सही। तो ये आज इत्तेहादी बात कर रहे हैं, इससे पहले भी कब तक सिलेक्टर्स बिठा के इनके इत्तेहादियों को ये हुकूमत चलाएंगे। बिल्कुल सही। सेनेटर सहर साहिबा, आपने कहा कि वफाकी काबीना मर्दमशुमारी मंजूर कराने का कोई इख्तियार नहीं रखती और अब तो ये आवाज़ इत्तेहादी भी उठा रही हैं और प्रोटेस्ट का इंदिया भी दे रही हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और आप हमारे साथ मौजूद थी और अपनी जाती साथ कुछ पार्टी एक्सप्लेनेशंस भी दे रही थी। एंड आई वुड अग्री विद हर, जो वो ये कह रही थी ना कि हर लीडर को पार्टी का बयानिया नहीं, जो भी वो बयान देते हैं पार्टी का बयानिया नहीं समझ लेना चाहिए। कुछ अपनी पॉलिटिकल बिसारत भी होती है, कुछ खुद भी वो सियासतदान है, तो उनकी अपनी जाती राय ही कंसीडर किया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, आप या तो फिर पीडीएम ये कह दे कि अगर कोई लीडर इस तरह की बात करते हैं इन्हीं लीडर्स के अलावा, तो उसकी बात को ना आप सीरियस लें, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो सीरियस लीडर है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, बहुत सी बातें उनकी बाउंस बैक भी हुई ना, जो पार्टी का बयानिया नहीं है, उनकी जाती राय भी हो सकती है या उनके जाती ख्याल भी हो सकता है। लेकिन देखिए, जाती ख्याल किसी ना किसी वजह से तो होगा ना, तभी उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन ये कमेटी हम आपस में डाल लेते हैं, आप लोग एक ब्रेक ले लें, फिर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क में कोरोना का फैलाव मजीद तेज़ हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 85 अफराद जान से चले गए हैं। अमवात की मजमूई तादाद भी 9,753 तक पहुंच चुकी है। गुज़श्ता रोज कोरोना के 2,152 नए केसेस सामने आए। मरीजों की तादाद 4,67,222 हो गई और एनसीओसी के मुताबिक इस वक्त मुल्क में 38,511 फाल केसेस मौजूद हैं। कोरोना वायरस के हवाले से क्योंकि म्यूटेशन की खबरें भी बहुत ज्यादा चल रही हैं और
बरतानिया ने जहां अपने फिजाई और ज़मीनी रास्ते अपने इर्द गिर्द के ममालिक से बिल्कुल बंद कर दिए हैं, Tier 4 लॉकडाउन है और वहां पर लोग जो हैं अब घरों में महसूर हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वहां जो वायरस अभी आइडेंटिफाई हुआ है दैट इज मोर लीथल और वो ज्यादा यानी कि कोरोना वायरस से 70% ज्यादा स्पीड से फैलता है। लेकिन कुछ रूमर्स ऐसी भी आ रही थी कि वो म्यूटेटेड वायरस जो है वो पाकिस्तान में भी आ चुका है, जिसकी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने तरदीद कर दी है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि बरतानिया में सामने आने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की पाकिस्तान पहुंचने के शवाहिद अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान ने जो दावा किया है उन्होंने कहा है कि अभी इस तरह से बात हमें तस्दीक भी हो रही है और सामने कुछ शवाहिद भी आ रहे हैं। अब ये तमाम मामला बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये नई वेव के साथ साथ अगर ये नई म्यूटेटेड सिचुएशन यहाँ पर आ गई है तो फिर वायरस का जो फैलाव होगा उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये एक नेक्स्ट सवाल आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वायरस की नई किस्म है क्या। बरतानवी माहिरीन ने यह कहा कि सार्स कोविड वायरस 2 की जनियाती तौर पर यानी कि जेनेटिकली उसमें जो तब्दील शुदा शक्ल है, साइंसदानों ने उसे B117 का नाम दिया है। कोरोना वायरस से मुतालिक बरतानवी साइंसदानों के एडवाइजरी ग्रुप के मुताबिक वायरस की नई किस्म दीगर के मुकाबले में 71% ज्यादा फैलाव का बायस बन सकती है और ये वायरस बच्चों को ज्यादा मुतासर कर सकता है। अब ये तमाम सूरत हाल है, इस पर किस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है और फिर जो एडवाइजरी ग्रुप है वो किस तरह से इसको देख रहा है, फोर्सी कर रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में इस वायरस की जो म्यूटेटेड शक्ल है उसकी कितनी हकीकत है और किस तरह से वो फैलाव कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे। अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरपर्सन हैं कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब बात हो रही है इस वक्त सेकंड वेव तो है, लेकिन इसके साथ साथ म्यूटेटेड शक्ल, उसका जो बरतानिया में जो मामला उठा कि ये इसकी शक्ल तब्दील हो गई है वायरस की, इसकी कितनी हकीकत है कि पाकिस्तान में भी इस तरह से कुछ शवाहिद मिले हैं? जी, ये जो वायरस है ये बराबर म्यूटेट कर रहा है, हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये म्यूटेट कर जाता है और इसकी वजह से ये जो है खासी चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं। बरतानिया में जो है 17 म्यूटेशंस डिस्कवर हुई हैं इस वायरस में, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, जिसमें से 8 म्यूटेशन जो हैं वो उस जगह पे हैं जो कि स्पाइक प्रोटीन बनाती हैं और उसी वजह से इसका एग्रेशन बढ़ गया है, क्योंकि वो स्पाइक प्रोटीन जो आप देखते हैं ये मॉलिक्यूलर फुटबॉल की तरह होता है, उसमें बहुत सारे कांटे से लगे होते हैं और वो कांटों के ज़रिए ये रिसेप्टर्स से इंटरैक्ट करके और फिर दाखिल होते हैं इंसानी खलियों में। तो ये जो है ये 70% के करीब ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। मोर्टेलिटी वही है जो पिछले वाले वायरस की थी, लेकिन क्योंकि ज़्यादा फैल रहा है इसलिए ज़्यादा अमवात भी यकीनन होंगी। पाकिस्तान में भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं कि इसकी मुख्तलिफ क्या शक्लें आ रही हैं और 109 म्यूटेशंस 109 तब्दीलियाँ इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ स्ट्रेन्स में हम देख चुके हैं और कुछ तब्दीलियाँ उस जगह पे भी हुई हैं जहाँ स्पाइक प्रोटीन बनती है, लेकिन ये एग्जैक्टली वो नहीं है जो कि बरतानिया में पाया गया है, उससे थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन ये भी यहाँ भी तब्दील हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है। तो ख़तरा यहाँ भी है कि ये एग्रेसिव हो सकता है यहाँ भी, अगर ये इसी तरह म्यूटेट करता रहे और एक कोई एग्रेसिव स्ट्रेन पैदा हो जाए इस म्यूटेशन तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं जो म्यूटेशन है दैट इज कॉन्टिन्यूस और ये रीजन वाइज भी चेंज हो रहा है, रीजन वाइज यानी कि इलाकाई तौर पर ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ म्यूटेशंस हो रही हैं और पाकिस्तान में आपने कहा कि 109 है, लेकिन ये बरतानिया वाली किस्म नहीं है। बरतानिया से करीब है लेकिन वो एग्जैक्टली वो नहीं है। हमारे यहाँ भी स्पाइक प्रोटीन 2 जीन्स ऐसी आइडेंटिफाई की हैं जो स्पाइक प्रोटीन पे असर करती हैं और स्पाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल देती हैं, लेकिन ये वो वाली जीन्स नहीं है जो बरतानिया में पाई गई है, मिलती जुलती है लेकिन मुख्तलिफ है। डॉक्टर साहब अभी ये भी कहा जा रहा है कि ये जो नई म्यूटेटेड किस्में हैं ये बच्चों के ऊपर भी असरअंदाज कर रही हैं। दैट्स माय मेजर कंसर्न बिकॉज फर्स्ट वेव में या कोविड-19 का अगर हम जिक्र करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे महफूज रहे हैं, तो क्या नाउ वी नीड टू बी मोर कंसर्न्ड अबाउट चिल्ड्रन एज वेल? जी, बच्चों पर पहले भी असरअंदाज होते थे, लेकिन इसके बारे में रेशो बहुत कम थी ना, कोई ऐसा डेटा नहीं आया है कि ये जो हैं ये बच्चों पे ज़्यादा हमलावर हो रही हैं पहले वाले स्ट्रेन्स के मुकाबले में। जब तक कि ये डेटा कंपेयर ना कर लें
जब तक इसके बारे में कोई फाइनल कोई चीज़ नहीं कही जा सकती। सही। डॉक्टर साहब, अब आप जिस तरह से बता रहे हैं कि म्यूटेटेड शक्ल है और इसकी कई किस्में हैं और ऑब्वियसली इस पर बात भी हो रही होगी, आप एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान की हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों में क्या इसके हवाले से आपने इनको सजेशंस दिए हैं कि किस तरह से इसको हैंडल करना है, क्योंकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस होना कि आपने बचना है, अभी भी SOPs को फॉलो करना है और फिर किसी भी किस्म की म्यूटेटेड शक्ल से भी बचना है, किस तरह से आप इसको एडवाइस करेंगे? बात यह है कि इसमें जैसे जैसे ये तब्दील हो रहा है और इसमें एग्रेसिव वैरायटीज आने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा हो गया है, और बल्कि आपने देखा कि बरतानिया में जो कुछ हुआ उसकी वजह से तो पूरे यूरोप ने लॉकडाउन कर दिया है, बरतानिया की सारी फ्लाइट्स वगैरह बंद कर दी हैं। तो नंबर 1 हमें भी बरतानिया की सारी फ्लाइट्स बंद कर देनी चाहिए ताकि यहाँ पे ये ना आ पाए। नंबर 2 जो है, मेरे ख्याल से जो सोशल डिस्टेंसिंग पहले हवाई जहाज़ों पे मैंडेटरी थी कि एक सीट खाली होती थी और एक सीट ट्रेवल करते थे, क्योंकि हवाई जहाज के अंदर 2 घंटे तक लोग बैठे रहते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होता है स्प्रेड करने का, तो वो वापस वही हमें एनफोर्स कर देना चाहिए एयर ट्रेवल में। तीसरे मेरे ख्याल से दफ़ा 144 लगा देनी चाहिए पूरे मुल्क में अगले 2 महीने के लिए कि ये जलसे जुलूसों का सिलसिला जो है वो कोई ना कर सके, क्योंकि वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा चांस होता है फैलने का, क्योंकि लोग जो है अक्सर आपने देखा जलसों के अंदर मास्क नहीं पहने होते, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं होती। तो ये तीसरा कदम करना चाहिए। और चौथे मेरे ख्याल से अभी स्कूल नहीं खोलने चाहिए, थोड़ा और देखना चाहिए कि किस तरीके से ये सिलसिला रहता है। और अगर ये वैसे लग रहा है कि थोड़ा पाकिस्तान के अंदर कम से कम ये स्टेबलाइज हो गया है, उसकी जो पीक थी वो जो दूसरी पीक थी वो पहुंच के अब लेवल ऑफ हो गई है, तो वो जो है ये खुशाइंद बात है। और इसमें मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे हुकूमत को और NCOC को, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मॉनिटर और कंट्रोल कर रहे हैं और कोई 5000 मकामात को लॉकडाउन कर रखा है और उसको रोजाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग होती है। यही पॉलिसी देनी चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत अहम है और SOPs को फॉलो करना जो है वो बहुत अहम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि आपकी रिसर्च के मुताबिक सेकंड पीक जो है वो पहुंच गई है और अब स्टेबलाइज सिचुएशन होना शुरू हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करे कि बिल्कुल ऐसा ही हो। लेकिन अब लोगों का एक और कंसर्न, चूंकि जैसे जैसे 2021 स्टार्ट होने जा रहा है और कहा जा रहा था कि पहले 3 महीने में वैक्सीन आ जाएगी, वैक्सीन के हवाले से भी है। आप ये कह रहे हैं कि वायरस म्यूटेट कर रहा है और मुसलसल 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद म्यूटेट कर रहा है, तो क्या गारंटी है कि जो ऑलरेडी ट्रायल्स चल रहे हैं वैक्सीन के वो सूटेबल रहेगी म्यूटेटेड वायरस के लिए भी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो पिछले वायरस जो कोविड-19 का एक्चुअल वायरस है उसको जहन में रखते हुए बनाई गई हो और अब म्यूटेटेड वायरस आ गया है तो पीपल आर नॉट श्योर कि वो वैक्सीन उसके ऊपर काम करेगी या नहीं? ज़्यादातर वैक्सीन जो है वो किसी एक फीचर के ऊपर वायरस के नहीं बनाई जाती, बल्कि बहुत सारे जो वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको बुनियाद रखते हुए बनाई जाती है, तो खासी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। तो चांसेस यही हैं कि जो वैक्सीन बनाई गई हैं वो इसको कवर करेंगी, इसके मुख्तलिफ म्यूटेटेड फॉर्म्स को, लेकिन फिर भी एक सवालिया निशान ज़रूर पैदा हो जाता है कि वो इनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगी, कौन सी वैक्सीन होगी, क्योंकि सब वैक्सीन अलग अलग मैकेनिज्म्स के ज़रिए बनाई जा रही हैं। कुछ मैसेंजर RNA वैक्सीन हैं, कुछ वीकेंड वायरस हैं, कुछ में जो कोल्ड वायरस है उसके ऊपर अटैच कर दिया गया है इसका कुछ हिस्सा, तो अलग अलग तरीके से बनाई जा रही है। तो ये वक्त बताएगा कि इनमें सबसे कामयाब कौन सी होती है और खासतौर पे पाकिस्तान जैसी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कामयाब कौन सी होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने वजह फरमाया कि कामयाबी भी देखनी होगी। फवाद चौधरी साहब ने भी कल बात की, उन्होंने कहा कि महफूज होना बड़ा ज़रूरी है, कीमत का तयन तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन वैक्सीन का महफूज होना बड़ा ज़रूरी है आम आवाम के लिए। फिर अमेरिका में भी देखा गया है और इस पर रिसर्च भी हो रही है और अभी चेकिंग भी हो रही है कि क्या वजह है, कुछ लोगों के अंदर वैक्सीन के बाद एलर्जी भी हुई थी और एलर्जीज की वजह से लोगों को मुश्किलात भी दरपेश आई। कुछ इस तरह से अगर सिचुएशन हो तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है अगर पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह के साइड इफेक्ट्स आए तो? भाई, फाइजर की जो वैक्सीन है उसमें जो अभी तक पिछला डेटा जो आया था कोई 1,13,000 लोगों को एडमिनिस्टर की गई है अमेरिका में, और उनमें से 3,000 से ज़्यादा लोगों को सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस या दूसरे साइड इफेक्ट देखे गए हैं और बहुत से लोग कोलैप्स हो गए हैं और मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ी है। तो तकरीबन 3% फाइजर की वैक्सीन में अभी तक ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सीवियर रिएक्शंस हो रहे हैं। जिन लोगों को पहले एलर्जी है मुख्तलिफ किस्म की, उनको अवॉइड करना चाहिए कि वैक्सीन लेना, क्योंकि वो फिर जो है वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, उन पर रिएक्शन ज़्यादा हो सकता है, उनको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। बाकी लोगों के लिए रीजनेबली सेफ होगी।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाकी लोगों के लिए सेफ होगी और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है अबूजर कि आप मेडिकल हिस्ट्री जो है वो अपनी सही से मेंशन करें, तभी एनालाइज कर सकेंगे वो डॉक्टर्स जो आपको वैक्सीन दे रहे हैं और फिर दैट वुड वर्क ऑन यू विद मेजर परसेंटेज। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। ऑल्दो डॉक्टर साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर थे बट कुछ सिग्नल प्रॉब्लम्स की वजह से उनको ऑडियो पर कन्वर्ट करना पड़ा, बट आपका मैसेज आ गया और आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो म्यूटेशन पाकिस्तान में मौजूद है वो बरतानिया वाली नहीं है, लेकिन ये म्यूटेटेड वायरस जो है वो मुसलसल मजीद चेंज हो। और अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने झूठ नहीं बोलना डॉक्टर से, उनको सच बताना है, क्योंकि ये कहा जाता है कि डॉक्टर से वकील से झूठ ना बोले। लेकिन इसके साथ मेरे ख्याल में एडिशन हो मीडिया पर भी झूठ नहीं बोलना भारत के, खासकर मीडिया पे, कि उसको भी चाहिए कि झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ भारत का मीडिया जिस तरह से बोलता है उसकी वजह से अब दुनिया भी उसको देख रही है और इंटरनेशनल फॉरम पे भी उसकी बात हो रही है और किस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है भारत के अंदर और भारत की तमाम पिक्चर को उसने चेंज किया जाता है। अब पूरी दुनिया इसकी जो है वो ऐसे कहते हैं ना, एक के बाद एक भांडा फूट रहा है भारत का। और हुआ ये कि बरतानवी रेगुलेटर ऑफ कॉम ने भारतीय चैनल रिपब्लिक पर 20,000 पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया। भारतीय चैनल रिपब्लिक ने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद नशर करने पर जुर्माना आयद किया और फिर उनका ये कहना है कि भारतीय चैनल रिपब्लिक पर पाकिस्तान आवाम को दहशतगर्द करार दिया गया, जो कि सरासर झूठ है। और चैनल पर यह भी कहा गया कि पाकिस्तान का बच्चा दहशतगर्द है। फिर इस चीज़ को देखा गया, ऑफकॉम का ये भी कहना था कि भारतीय चैनल पर पाकिस्तानी साइंसदानों को चोर और आवाम को भिखारी भी कहा गया। मतलब ये भारत का एक चैनल है जो कि इस तरह से ज़बान भी इस्तेमाल कर रहा है और विदाउट एनी प्रूफ इस तरह की बातें कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल की गई। ऑफकॉम के मुताबिक भारतीय चैनल पर पाकिस्तानियों को कौमियत की बुनियाद पर नफरत का निशाना भी बनाया गया। और फिर रिपब्लिक टीवी पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोग्राम एंकर अर्नाब गोस्वामी ने किया था। और उसके बाद कॉमेडी शो करते हैं, एग्जैक्टली कॉमेडी शो से भी बदतर है, तो नहीं लगता, क्योंकि देखें अगर पॉलिटिकल शो कर रहे हैं और वो कॉमेडी शो लग रहा है तो ये तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवालिया निशान। फिर कॉमेडी शो में जो कर रहे होते हैं उनको भी आता है कि यार ये हमारे जैसा क्यों इसको मंसूब किया जाता है, ये तो हमारे लिए भी तहजीक का बाइस बन जाता है। बिल्कुल। और फिर इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि प्रोपेगेंडा का वो आलम है कि हमारे ही चैनल का, हमारे ही प्रोग्राम का क्लिप वो अपने मीडिया पर जब चलाते हैं तो उसको ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। अपनी महंगाई, अपनी गुर्बत, अपनी इकोनॉमी की बदतर सूरत हाल तो इंडिया को नजर नहीं आती या इंडियन मीडिया रिपोर्ट नहीं कर पाता। हमारे चैनल का क्लिप उठाकर वो अपने चैनल पर चला देते हैं। और मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगी जरा ये सुनवाएं कि उन्होंने जो पूरा क्लिप जो है वो अपने चैनल पर एयर किया हमारे शो का। 15 रुपए की रोटी है जहां हुकूमत बैठती है, इमरान रहते हैं जहां पावर सेंटर है, और इस्लामाबाद में महंगाई की क्या स्थिति है वो भी सुन लीजिए। इस वक्त हम अब रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का कि जहाँ से बड़े बड़े फैसले होते हैं वहाँ पर इस वक्त आम इंसान जो है, आम शहरी जो है, उस पर क्या गुजर रही है, क्योंकि परेशानी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। हमारे साथ मौजूद है रोजीना अली इस्लामाबाद से, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त वो क्या देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी। जी रोजीना बताइएगा, हमने देखा कि चाहे वो अदरक हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दाल हो, चिकन हो, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। क्या सिचुएशन देखी आपने, ग्राउंड रियलिटी क्या है इस वक्त? देखिए इस्लामाबाद में सूरत हाल ज्यादा गंभीर है और अदरक का जैसे आपने सबसे पहले तस्करा किया है, तो अदरक तो शहरियों का अभी आलम है कि वो कानों को हाथ लगाकर बस कहते हैं कि अदरक को छू के गुजर जाइए, क्योंकि 1200 रुपए किलो तक पहुंच चुका है अदरक और 300 रुपए पाव में फरोख्त हो रहा है, तो शहरियों की पहुंच से भी दूर है। आलू प्याज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। 10 सेकंड ले लेते हैं और खूब हंसते हैं इसके ऊपर कि हमारी जो काविश होती है कि हम आवाम को अवेयर करें, उसको हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। किस कदर बेवकूफ। आप देखिए हमारे पास ये इख्तियार है, पाकिस्तान की आवाम के पास ये इख्तियार है कि वो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकती है। अगर हमें कहीं पर लगता है कि कहीं पर प्रॉब्लम है तो हम उसकी निशानदेही कर सकते हैं। पाकिस्तान का मीडिया इस कदर आज़ाद है कि यहाँ पर अगर कोई हम बात बताना चाहें तो बता सकते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर हमने गवर्नमेंट की तारीफ ही करनी है, हमने यहाँ पर तनकीद भी करनी है। लेकिन भारत में आप लोग क्या कर रहे हैं, भारतीय चैनल पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर किसानों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पर सिखों के साथ क्या हो रहा है, अक़लियत के साथ क्या हो रहा है, ये आप नहीं दिखा पाते। That's because they cannot report it। तो वो फिर जो अपना मिसिंग एलिमेंट है, वो जो अपना कॉम्प्लेक्स है, वो पाकिस्तान की रिपोर्टिंग दिखाकर पूरा कर लेते हैं। चलें कोई बात नहीं, खुश हो जाइए। हमारा क्लिप इस्तेमाल करके पाकिस्तान की खबरें चलाकर अगर आप रेटिंग लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम सिर्फ हंस सकते हैं। हमारी तारीफ, पाकिस्तान का मीडिया किस कदर आज़ाद है कि यहाँ पर आप जो मर्जी बात कर लें, हमारे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी बात करेंगे तो आपको अगले दिन मोदी की जो सरकार है ना वो पकड़ लेगी और फिर आपको कान से पकड़ के अपने चैनल से बाहर भी निकाल देगी। गुस्सा ना हो, वो बेचारे अपना कॉम्प्लेक्स दूर करते हैं। मतलब इंडियन मीडिया इस कदर एहसास कमतरी का शिकार है कि उसको और कुछ नहीं मिलता
सिर्फ एंटी पाकिस्तान खबरें दिखाना या प्रोपेगेंडा करना उनका काम है। यकीन जानिए हमें और पूरी पाकिस्तानी आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी की। लेकिन अब गवर्नमेंट पाकिस्तान की भी देख रही है और इंटरनेशनल भी देख रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं उल्टा इनको। खबरों के ऊपर इंडियन क्रॉनिकल्स की बात हर जगह पर हो रही है, इनको जुर्माने हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि झूठे हैं, सरकार भी झूठी और मीडिया भी झूठा। A little advice to you, use this clip as well, जिसमें आपकी so called मीडिया की बहुत तारीफें हुई हैं। Anyways, we're taking a short break, फिर हाजिर हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। मारूफ गुलकार और अदाकार म्यूजिक कंपोजर अली ज़फ़र ने अपने नए गाने भाई हाजिर में नए रैपर्स को जो मौका दिया और उन्हें नकद इनाम देने का ऐलान किया। अली ज़फ़र ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर और इंस्टाग्राम पर भी अपना ये वीडियो जो शेयर की, उसके बाद मेरे ख्याल में वीडियो से ज़्यादा अब रैपर्स का इंतजार शुरू हो गया कि ये क्या क्या रैप करते हैं और फिर इस जो मुकाबला उसमें शिरकत करते हैं। भाई हाजिर है, अब सर आपने अप्लाई करना है, कुछ सोच रहे हैं आप? मैंने तो आपको तब भी सजेस्ट किया था जब वो कह रहे थे कि मुझे डांस स्टेप्स भेजिए और मैं अपने गाने में इस्तेमाल करूंगा, आपने तब भी नहीं पार्टिसिपेट किया। नाउ डू यू वांट टू पार्टिसिपेट? दिल तो बड़ा करता है लेकिन मुझसे होता नहीं है। अच्छा, जिन लोगों से होता है ना वो एक्चुअली एक्टिव हो गए हैं एंड दे हैव स्टार्टेड सेंडिंग देयर रैप्स टू अली ज़फ़र ताकि वो इस पूरे कंपटीशन में जो है वो पार्टिसिपेट कर सके। आप सिर्फ देखते रहें, लोग बताएंगे जी कि हम तो हाजिर हैं और भाई के लिए हम हाजिर हैं। बिल्कुल हाजिर हो चुके हैं जी पाकिस्तान के टैलेंटेड रैपर्स जो ऑलरेडी इस पर काम भी कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन आज़म जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपने ज़बरदस्त रैप से लोगों को बड़ा महसूस करते हैं और अब उन्होंने इस मुकाबले में शिरकत की है। अब देखते हैं कि उनका किस तरह से इसको अली ज़फ़र को पसंद आता है और वो इनाम के हकदार होते हैं, यानी क्योंकि ये बहुत से ज़्यादा रैपर जो हैं वो भेज रहे हैं अपने अपने काम को। बिल्कुल, हसन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम। So Hassan, I guess you're one of the You're welcome. And I guess you're one of those जिन्होंने सबसे पहले जो है ना वो अपना फौरन से रैप तैयार किया, पूरी उस बीट को डाउनलोड करने के बाद और भेज दिया। One of the first few मेरी actually entry number 333 है और जब मुझे realize हुआ competition का तो मैं लिखने लगा था। I discussed it with one of my friends. He's a very dear friend of mine, सलमान। तो वो कहता है यार बाकियों की भी टेंशन ना ले, तेरा मुकाबला तेरे से ही है। तो that was something which I just focused on। जबरदस्त। तो फिर ये बताइएगा कि हसन ऑलरेडी तो आप रैप करते भी, हमने पहले भी सुना आपको, अब जो आपने इस दफ़ा रैप किया है अली ज़फ़र के लिए खुसूसी और इस मुकाबले के लिए, पहले वो सुना दें ताकि फिर उस पर हम बात करें आपसे। Absolutely. So it goes, ज़ाहिर है भाई हर फन मौला माहिर है, वाफिर है जोश और होश पे कामिल है, नादिर है भाई जानी जान भी हाजिर है, इत्थे सारे वेली तुसी कीपे करी जांदे हो, कदी सारा अमरीका खा रहा है, कदी मेरे उत्ते पांदे हो, तुसी रहन दियो, चुप रहन दियो, मैनू दस दियो, कटवैन दियो, मैनू बारी बारी इको बारी सारी गल्लां कहन दियो, go in at the speed of light, ना रुको मेरे फ्लो को, you be tap dancing बल्ली I make you go loco, Lord Paite just say I need you and I'll be there, so that's all। बहुत आला। मुश्किल था बीट को पकड़ के वर्ड्स बनाना और फिर रैप करना। I think मुझे तो बड़ा मजा आता है। I think it's कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस है जहाँ पे आप उस कॉन्टेक्स्ट को पकड़ के रैप कर रहे हो। और I think the competition itself is amazing because मैं खुद एंट्रीज देख रहा था। There are so many brilliant rappers out there, so many talented people, and it's a platform which is giving them an opportunity. So I think it's a great initiative. अच्छा हसन, आपने सही कहा कि लॉट ऑफ कंपटीशन एंड लॉट ऑफ क्रिएटिव पीपल। आपको कैसा लगता है कि सीनियर्स जब ऐसे मौका फराहम करते हैं, अली ज़फ़र हैव बीन ऑलवेज वेरी जेनरस टुवर्ड्स हिज जूनियर्स, लेकिन इस तरह के प्लेटफॉर्म्स और इस तरह के मौके प्रोवाइड करना जहां पर ना सिर्फ कंपटीशन हो बल्कि लोगों को फेम भी मिले और एक प्लेटफॉर्म भी मिले। एब्सोल्युटली। आई थिंक जहां तक बात कर रहे हैं कि टैलेंट को ग्रूम करने की और वो कहते हैं ना कि होन करने की स्किल्स को, तो हमारी अक्सर ऐसे फील्ड्स है जहाँ पे वी आर लेफ्ट वांटिंग। मतलब अगर आप स्पोर्ट्स की फील्ड में बात कर लीजिए तो स्पोर्ट्स में अंडर 16, 17, 18 लेवल्स पे हमारे जितने यंगस्टर्स हैं वो अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देते हैं, आगे जाके स्ट्रगल करते हैं बिकॉज वो एक रॉ टैलेंट की स्टेज होती है और वो ग्रूम नहीं हुआ होता। तो इसी लिहाज से म्यूजिशियंस भी जितने रैपर्स हैं उन्हें जब अली ज़फ़र जैसे आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो आई थिंक देयर विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम।
और अली ज़फ़र ने तो पहले भी बहुत से प्लेटफॉर्म किए हैं, चाहे यंग टैलेंटेड सिंगर्स हैं, रैपर्स हैं, इसके अलावा वो पहले डांस मूव्स के लिए भी उन्होंने इनवाइट किया था, बड़ी तादाद में लोगों ने तब भी शिरकत की थी। अच्छा, अब आप चूँकि इसमें आ चुके हैं और 333 आपका नंबर था, इनाम जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है, 3 इनाम है, तो आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनाम मिल जाएगा? होपफुल, आई थिंक मोर देन द कैश अवार्ड इटसेल्फ, मेन इनाम तो यही है कि आप अली ज़फ़र के साथ एक रैप वीडियो में फीचर करेंगे, व्हिच आई थिंक इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। डन। अच्छा हसन, अब ये भी बताएं कि भाई हाजिर है तो आपने हमें सुना दिया और वो कंपटीशन में चला भी गया, अभी तक का आपका फेवरेट रैप कौन सा है जो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया? मैं चाहूँगी कि आप खुद ही चूज़ करें और हमें सुना दें। आई थिंक कश्मीर वाला रैप इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि वो एक उसमें कहते हैं ना दिल से एक सारी आवाज निकली, बट मोस्ट ऑफ माय रैप्स आर यू नो दे आर कंस्ट्रेंट विद इन अ सर्टेन इमोशन। अभी मैंने एक रीसेंट रैप लिखा था जो कि एक मोटिवेशनल रैप है और आई बिलीव इन दैट, वो है उठ जवां, तो मैं थोड़ा सा वो रैप करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। जरूर। तो इट स्टार्ट्स ऑफ विद इंस्पायर्ड बाय अल्लामा इकबाल्स पोएट्री। अपने कल्ब को पहचान भरा है अंदर एक तूफान, मानंद है ये एक चट्टान, नब जा ले जा अपनी उड़ान, तू इकबाल का शाहीन है जितने भी हालात संगीन है, तेरी मुश्किल में आसानी है, हार नहीं तो जीत सिखानी है, तू खड़ा रह, तू लगा रह, जो हो गया वो छोड़ दे, बस सबक ले, तू माजी से सब बंदिशों को तोड़ दे, मुस्तकबिल की ना फिक्र कर, अपने हाल पे सारा गौर दे, जो रब को दे दे फैसले वो काम पे सारा जोर दे और छोड़ दे, क्या कहते हैं क्या होगा, क्यों दिन ऐसे हैं और मोड़ दे, जो राहें हैं सब होगा, क्यों बरे आहे हैं निचोड़ ले, क्या बातें हैं क्या जीना, क्यों दिन रातें हैं और ढूंढ ले, जो दिल है जिसमें जीना खुद मंजिल है, तू जान ले, तू ठान ले, तू अपने आप को मान ले, तू खुद ही में खुद ही से खुद ही को पहचान ले, लड़ खुद से न डर जिद पे कर होश से मदहोश, तू बस सच सोच कर अच्छा रोज और कर ले अपनी रूह तवा। वाह वाह वाह, जबरदस्त हसन आज़म, बहुत जबरदस्त मेरे ख्याल में, और मैसेज और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं आप, और फिर रैपर का वैसे ही टैलेंट बड़ा ज़बरदस्त होता है। अगर इस तरह की चीज़ों को अगर आप अल्लामा इकबाल की टीचिंग या इंडिया पाकिस्तान रिलेशन फिर कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं तो ये बड़ी अप्रिशिएटेबल बात है। बिल्कुल, वेल थैंक यू सो मच हसन एंड गुड लक फॉर दिस कंपटीशन, लेट्स सी हु विंस। लेकिन मज़ा आया आपका रैप सुनकर भी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं और आपको बताएंगे कोरोना वायरस और उससे फैलने वाली तबाही ने जहां दुनिया भर में लोगों को अफसुर्दा किया, वहीं लोगों ने अपनी हिडन क्रिएटिव सलाहियतें ढूंढने का ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया। लेकिन मेरे साथ जो ये बैठे हैं ना, इनको मैंने बहुत पुश करने की कोशिश की है कि आप परसू करें, वो चाहे डांसिंग हो, वो सिंगिंग हो, वो रैपिंग हो, कुछ नहीं करते हैं आप। क्योंकि कोरोना में इन लोगों ने जो इम्प्रोवाइज किया ना, वो थे लॉकडाउन में घर पे, हम घर पे रहे नहीं, हमारी लाइफ उसी तरह चल रही थी, बिजी थे उसी तरीके से, इसलिए शायद उतना मौका नहीं मिला। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि आप ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं कि हमें कोविड के दौरान कोई छुट्टी नहीं मिली है। तो देख भी रहे हैं, लोग हमारे सामने हैं, उन्होंने देखा है, प्रूफ के साथ हम बता रहे हैं। लेकिन जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक आर्ट, ये कोविड के दौरान इन्होंने सीखा है ना, जोनिका हैं, उनकी मिसाल ले लें, जिन्होंने केले के छिलके पर बेहतरीन आर्ट वर्क की तहकीक से दुनिया भर के मद्दाहों को हैरत में मुब्तला कर दिया कि केले का छिलका जो आप वैसे तो फेंक देते हैं, लेकिन कोरोना के दौरान उन्होंने सोचा इसको मैंने फेंकना नहीं, इस पर हमने काम करना है, और क्या खूब काम किया। और ज़बरदस्त जी, कागज़ और कैनवस के ऊपर तो बहुत आसान होता है पेंटिंग्स बना, कितनी जबरदस्त ये पेंटिंग है, ये केले का छिलका है, इट्स अ बनाना, जिसके ऊपर उन्होंने अपना जो भी टूल वो इस्तेमाल करती हैं उसी को कैनवस बना लिया और पूरा का पूरा आर्ट वर्क जो है वो उसके ऊपर किया। और फिर फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर उन्होंने 1-2 के बजाय मुतादिद आर्ट वर्क मौजूद है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 करके उन्होंने छोड़ दिए। यू कैन लुक इन द ऑन द स्क्रीन कि किस तरह उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो, लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि इट्स आई थिंक इट्स गोना बी वेरी टेम्परेरी, क्योंकि केले का छिलका ऑर्गेनिक है, उसके ऊपर तो कोई केमिकल लगा के उन्होंने उसको प्रिजर्व भी किया होगा, क्योंकि वरना तो इतनी देर के लिए रह नहीं सकता वो। हाँ, एग्जैक्टली। और आप देखें कि किस तरह से वो बच्चे का कितनी ज़बरदस्त पिक्चर बनाई है। तो बेसिकली ये आर्ट है, टैलेंट है, और अगर आपके पास वक्त हो तो ज़रूर आप भी कोई ना कोई इस तरह की रिसर्च कीजिए और आप भी काम कीजिए, क्योंकि ये दिन जो होते हैं जब आप को लॉकडाउन है या आप थोड़े डिप्रेस हैं, तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपका दिल बहल जाए। तो ये केले के ऊपर अगर आपने कैनवस बनाकर आर्ट वर्क किया तो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त एक्टिविटी है और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने काम किया। बिल्कुल, और ये तो वो अलग से क्रिएटिव चीज़ है जो हमने आपके साथ शेयर की।
रखी। और इसके साथ साथ जो है वो अभी और भी बहुत सी बातें करनी है आपके साथ। सबसे पहले तो हम क्रिसमस के हवाले से भी आपको बताएंगे। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी क्रिसमस मना रही है, कैसे बाज़ारों को सजाया गया, किस तरह वो इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ कराची में जो मलीर एक्सप्रेस वे का इनॉग्रेशन हुआ, दैट्स ऑल्सो अ गुड न्यूज़। उसकी डिटेल्स भी आपको बताएंगे कि उससे कहाँ कहाँ क्या क्या किस किस को फायदा होगा। लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और इस तमाम बातों पर जरूर डिस्कस करेंगे। यीशु आया ज़मीन पर करते हैं सारे आसमान। यीशु आया ज़मीन पर करते हैं सारे आसमान। यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। जी एंड हैप्पी क्रिसमस जी आप सबको भी। ऑल द क्रिश्चियंस आउट देयर, हमारे पाकिस्तान में जितनी मसीही बरादरी है उसको उनका ये त्यौहार मुबारक हो और बड़े भरपूर अंदाज में बिल्कुल उनकी इबादत का सिलसिला जो है वो बिल्कुल
हमारी तरफ से 24 न्यूज़ की तरफ से 24/9 की पूरी टीम की तरफ से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी क्रिसमस बरादरी है, आज क्रिसमस मना रहे हैं मसीही बरादरी, उन सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद हो। और बड़ा ज़बरदस्त गीत भी उन्होंने इसी बात से खुशियाँ हमें सेलिब्रेट की हैं जी। तो आज इसकी मज़ीद सेलिब्रेशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पैस्टर याकूब गिल साहब, पैस्टर इंचार्ज हैं, चेयरमैन चीफ कॉमरस्टोन क्रिश्चियन फेलोशिप मिनिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। आपको सबसे पहले जी हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू, सबको थैंक यू जी, थैंक यू। त्यौहार क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी हुकूमत के लिए कि खुदा का शुक्र है कि इस मुल्क में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रवादारी है कि हम मिलजुल कर इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं मौजूदा हुकूमत के लिए भी, खुदा हमारे वज़ीर-ए-आज़म को बरकत दे कि अब मुल्क में अमन है, सलामती है। अगर कुछ महंगाई है तो खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा हमारे मुल्क वसीयत खत्म करे और हमारे मुल्क को खुशहाली दे ताकि सब लोग इन खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें। बिल्कुल, सब लोग इस खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें। अच्छा, इस दफ़ा क्रिसमस की अगर बात की जाए, पूरी दुनिया में थोड़ी मुख्तलिफ थी क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन आया, वो खुशियाँ उस तरह सेलिब्रेट नहीं हो पाई। उस तरह से क्रिसमस ट्रीज़ की जो रौनक होती है, लोगों का जाना होता है, त्यौहार मिलना मिलाना, वो दुनिया में नहीं था। तो इस पर क्या फिर आपकी तरफ से टीचिंग्स थी, क्या बताया गया कि लोग किस तरह सेलिब्रेट करें SOPs को फॉलो करके? इससे पहले जो मार्च अप्रैल में हमारी एक ईद गुजरी पिछले साल, इसी साल, तो उसमें भी क्रिश्चियंस ने सबसे ज़्यादा कानून को और SOPs को फॉलो किया और बड़ी सादगी से ईद मनाई। तो क्रिसमस भी बहुत हद तक, क्योंकि अब कुछ थोड़ी सी आज़ादी मिल गई है, बहुत हद तक अब भी उस तरह से सेलिब्रेट नहीं हो सका। लेकिन असल में मैं समझता हूँ कि सेलिब्रेशन तो अंदर है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसके अंदर ये मुकाशिफा है, ये समझ है कि ईद है क्या, है ना। तो असल में निजात और ज़िंदगी और खुदा से मोहब्बत या जो कुछ आप खुदा के लिए करते हैं वो बाहर से ज़्यादा बातिन में है। अगर आपके बातिन में क्या, तो मसीह गुनहगार इंसान को बचाने के लिए इस ज़मीन पर आया, तो अगर आप उसकी अहमियत को समझते हैं तो आप तो हर इवन जेल में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, हर जगह आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड इनसाइड एंड इफ़ यू आर हैप्पी अबाउट इट, तो फिर आप उसको कहीं पर भी सेलिब्रेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। हाँ, मतलब सिर्फ ये है कि आप सेलिब्रेट कीजिए और अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आइए। अच्छा पास्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का बड़ा ख्याल भी रखा जाता है, गवर्नमेंट लेवल पर भी, सिस्टम लेवल पर भी। आप क्या देखते हैं ओवर द ईयर्स, जैसे मुसलमान मुबारकबाद दे रहे होते हैं अपने क्रिश्चियन फेलोज़ को, अपने दोस्तों को, तमाम लोगों को, सो ये टॉलरेट का जो एक एलिमेंट हमारी सोसाइटी में है, आप क्या समझते हैं वो कितने % है और कितने % मज़ीद अभी जो है वो ज़रूरत है मैच्योर होने की, ज़्यादा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की? ये ठीक बात है कि कुछ चीज़ें मीडिया की वजह से और नॉलेज की वजह से कुछ एंड टाइम भी है और इल्म इंक्रीज़ कर रहा है, नॉलेज इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसके बायस बेहतरी आ रही है। लेकिन फिर भी बहुत हद तक चीज़ें मतलब टेबल के नीचे रहती हैं, ठीक है। लेकिन ये इस बात की ज़रूरत है कि हम इंसानियत को, क्योंकि हम देखें ना, हम सब एक ही अल्लाह ताला को मानते हैं और हमारे अंबिया भी वही हैं जो हम सब मिलकर मनाते हैं, इल्हामी किताबों को मानते हैं। तो हमें तो बहुत ज़्यादा मिलजुल कर इस मुल्क में रहना चाहिए। और आप इसी लोगों का जो किरदार मिलिट्री में, मेडिकल में, एजुकेशन में, वो इस वेरी याकूब गिल साहब, किरदार तो एक्सेप्टेबल भी है और किरदार को एक्सेप्ट करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी का ये अहम सतून है, अहम हिस्सा है। हमारे झंडे पर हम जितने पाकिस्तानी हैं सर, आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं, इसमें कोई फर्क और कोई डिफरेंस नहीं। हमारा तो झंडे पर सफेद रंग भी इसी का है, अलामत भी यही है कि माइनॉरिटी के लिए वो राइट है यहाँ पर। और इंश्योर किया गया कायदत मोहम्मद जिन्ना की, जो कि उनकी भी आज सालगिरह है, उनको भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसके साथ उन्होंने भी यही टीचिंग दी थी कि इस मुल्क में तमाम माइनॉरिटीज़ के, तमाम लोगों के राइट्स इंटैक्ट रहेंगे और इसके लिए हम सबको काम करना चाहिए। बेसिकली मैं समझता हूँ कि हम जो क्रिश्चियन है ना, हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हम कभी माइनॉरिटी हैं, बिल्कुल, या किसी और मुल्क से हैं, क्योंकि बेसिकली जो हम क्रिश्चियन हैं ना, हम इसी मिट्टी से हैं। बेशक बेशक, अक्सर कौमें बाहर से आई हैं लेकिन हम इसी मिट्टी से हैं, तो हमने कभी फील ही नहीं किया। और फिर ये कि हम जो मसीह लोग, हमें बताया जाता है कि हमारा वतन आसमान पर है,
इस ज़मीन पर हम परदेसी और मुसाफिर हैं, और जिस भी मुल्क में रहना है वफादार रहना है, ताबेदार रहना है, और मोहब्बत करनी है, दुआ करनी है और खैर खाई करनी है। तो हमारी बेसिक टीचिंग यही है कि हम किसी जगह हों, हमें उस मुल्क से प्यार करना है। ना अमेरिका हमारा मुल्क है, ना कोई और। पाकिस्तान ये इस मिट्टी से है, हम इससे प्यार करते हैं। आप जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, आपने वहीं पर जो है सेलिब्रेट भी करना है, उसी का हिस्सा है, उसी कौम के लिए, उसी मुल्क के लिए आपने जाना माल जो है आपका कुर्बान होना। मजहबी हमाहंगी का हम जिक्र करते हैं, बहुत सी टीचिंग्स, बहुत से प्रोग्राम्स इसके ऊपर भी होते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि पैरेलल रिलीजन और मजहबी हमाहंगी कितनी ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के? ये लाजमी बात है, बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात कहना चाह रहा था जी कि देखें, हम कई दफ़ा अपने रिश्तेदारों को, बीवी बच्चों को, अपने घर को अपना कहते हैं, हालांकि वो भी हमारा नहीं होता, है ना, उसको भी हम छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसे ही रहना चाहिए कि जो चीज़ें हमें दस्तयाब हों उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, और ख़ास तौर से इंसानों के बारे में तौरात शरीफ में, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि इंसान खुदा की सूरत और शबीह पर बनाया गया है, उसके हाथ की कारीगरी है, उसकी कुदरत का शाहकार है, और हम सब एक ही हाथ से बनाए गए हैं, एक ही खुदा ताला ने हमें पैदा किया है। तो हमें इंसानों से बहुत प्यार करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, और जिस मुआशरे में रहें हमांगी और मोहब्बत के साथ। और एक चीज़ बड़ी इंजॉय करते हैं लोग क्रिसमस के ऊपर, अबूज़र, जब मुंह मीठा होता है, चॉकलेट्स नई नई तरह की होती हैं, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, और ये मुझे इनका जो एक रिचुअल है वो बड़ा पसंद है कि एक दूसरे को बाकायदा ना सिर्फ क्रिसमस विश की जाती है बल्कि गिफ्ट्स और तोहफे तोहफ़ भी एक्सचेंज किए जाते हैं। खुशी का इजहार देखें, अच्छा खुशी है तो मुंह मीठा कर ले, है ना, तो खुशी का दिन है तो ये तो, और अगर खुशी है तो खैरात, सदका, गिफ्ट्स, है ना, मोहब्बत का इजहार। कई दफ़ा लोग कहते हैं ना जी मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ लेकिन आपके लिए कुछ खर्च नहीं करना चाहता, ये कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत तो यही है ना, और यही असल में क्रिसमस भी ये है कि हमारी जो बाइबल की मेन आयत है, लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा, अपना कलीमा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। सही। याकूब गिल साहब, आपकी जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिसमस त्यौहार, खुशियाँ बांटना, फिर अंदर से आपने कहा कि इंसान खुश होना चाहिए, क्रिसमस का त्यौहार अपनी जगह पर है। अब चूँकि त्यौहार तो है, लोग मना भी रहे हैं, तो आप जो आपकी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आप जाकर चर्च पर भी दुआ भी करते हैं, क्या आज के दिन आप पैगाम देंगे लोगों को, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, फिर आगे आने वाले साल भी जो है हमने एक मुल्क में एक कौम बनकर रहना है, उसके लिए भी तालीमात, फिर अपने कौम को तालीमात, क्या आप आज के दिन जो है पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह की जब पैदाइश होने वाली थी तो फरिश्ते की तरफ से पैगाम दिया गया कि वो गुनहगार इंसान की निजात के लिए कलिमा मुजस्सम हुआ है, कलमतुल्लाह इंसानी जिस्म में आया है, रूह अल्लाह सूरह अंबिया के मुताबिक इंसानी जिस्म में आया है, और वो गुनहगार इंसान की निजात के लिए वो इस ज़मीन पर आएगा, अपनी जान सलीब पर देगा और कफ़ारा देगा। तो जब वो पैदा होने वाले थे तो फरिश्ते, लिखा है कि फरिश्तों की एक गिरोह गीत गाती हुई जा रही थी और चरवाहों को भी पैगाम दे रही थी, और सितारे के वसीले से खुदा ताला मजूसियों को ईरान से पैगाम दे रहा था कि आओ उस नजात हिंदा की ज़ियारत करो। तो फरिश्ते ये पैगाम दे रहे थे कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। सो मसीह सुलह का पैगाम लेकर आया, निजात का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम। ये वो मैसेज जो पास्टर साहब ने तमाम मसीही बरादरी को दिया, और इसी नोट पर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, खुशियाँ और मुबारकबाद देने से बांटी जाती हैं, तो मैं अपने दो टीम मेंबर्स को क्रिसमस विश करना चाहूँगी। कोमल सलामत और जीनत सनी जो हमारी मेकअप टीम का हिस्सा हैं, उनको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक, और उन समेत इस दफ्तर में ही जिस डिपार्टमेंट में हमारे मसीही भाई काम करते हैं उनको क्रिसमस बहुत मुबारक, और पूरी दुनिया में ही सबको सेलिब्रेशंस हैं और मुबारकबाद देनी चाहिए। तो भरपूर तरीके से कल क्रिसमस मनाया भी, अपने नेटवर्क की जानिब से भरपूर तरीके से केक कटिंग की गई, गिफ्ट दिए गए, हमारे क्रिसमस ट्री जो है वो सजाया गया पूरे। ये तो जरूरी है कि जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ पर कम्युनिटी को इंक्लूड करके, इंक्लूसिव हमारा सोसाइटी है, यहाँ पर इकट्ठे मिलकर रहें और अच्छा पैगाम जाए पूरी दुनिया को, ताकि रवादारी, मजहबी रवादारी, टॉलरेंस यहाँ पर प्रमोट होनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी भी कामयाबी है। बिल्कुल, इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कल मलीर एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद रख दिया और उसका आगाज़ कर दिया है। बड़ी डेवलपमेंट है कराची के लिए अगर खुसूसी तौर पर बात की जाए, क्योंकि 38 किलोमीटर तवील एक्सप्रेस वे है जो कि मलीर नदी के बाएं किनारे पर तामीर की जाएगी, जिससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत से लोग जो वहाँ से रोज़ाना जाना चाहते थे कनेक्ट की जाएगी ये रोड, और बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज़ हो गया। बिल्कुल, DHA क्रैक एवेन्यू से शुरू होकर जाम सादिक पुल, शाह फैसल कॉलोनी रोड, फ्यूचर कॉलोनी से होता हुआ M9 का ये काठोर तक जाएगा और फिर मलीर एक्सप्रेसवे कराची का सबसे बड़ा मंसूबा है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल होगा और बड़ी तेज़ी से इस पर काम जो है वो शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 6 लेन रोड होगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है कराची में, जब हम अक्सर जिक्र करते हैं कि सड़कों की हालत उस तरह से नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन वैसे अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मॉडर्न प्रोजेक्ट होगा। ऑल्सो पैदल चलने वालों के लिए बड़ा ख्याल रखा गया है जी, 9 मकामात जो है वो पैदल चलने वालों के लिए, ये बड़ा ज़रूरी था। और इसके अलावा अगर कीमत की बात की जाए तो 27 अरब रुपये इस पर लागत आएगी, यानी कि कॉस्ट है वो 27 अरब रुपये है और 5 पुल और इसके साथ साथ अंडरपास भी इसमें बनेंगे। अब बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जिसका इंतज़ार पूरा कराची कर रहा था और इसकी वजह से जो फ़ायदे होने जा रहे हैं और इसकी वजह क्या है, किस तरह से कनेक्ट करेगी ये अहम इलाकों को, हम बात करेंगे आज़ाद नोडियो से जो कमाई नुमाइंदे हैं कराची में इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद। जी वालेकुम सलाम। आज़ाद, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट मलीर एक्सप्रेस वे, इसका इंतजार तो बड़ी देर से किया जा रहा था लेकिन अब इसका संग बुनियाद रख दिया गया है। बताइएगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि इसकी वजह से क्या फ़ायदा होने जा रहा है कराची वालों को। जी बिल्कुल, कराची जैसा कि इंटरनेशनल सिटी है जिसमें ख़ास तौर पर कराची के शहरियों को सबसे बड़ी परेशानी होती है। कराची शहर में ट्रैफिक का जाम होना वो मामूल का हिस्सा बन चुका है, जिसके बायस कराची के शहरी जो है मुश्किलात से दो चार हो जाते हैं। वो घरों तक पहुंचते पहुंचते मिनटों का फासला जो है घंटों में तय करते हैं, जिसकी वजह से कराची के शहरियों को आम तौर पर ये शिकायत रही है कि कराची में ट्रैफिक के मसाइल जो है बढ़ रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। लेकिन सिंध हुकूमत ने कराची में ये मेगा मनसूबा जो है मुल्क की तारीख में पहली बार जो शुरू किया है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध हुकूमत ने मलीर एक्सप्रेस वे का बुनियाद रखा है, जिसका काम जो है आज से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है। ये मनसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 30 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये मनसूबा मलीर एक्सप्रेस वे जो है मलीर नदी जिसके बाएं साइड से बन रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर कोरंगी फ्यूचर कॉलोनी से होता हुआ काठोड़ तक पहुंचेगा, जिससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो न सिर्फ कराची के शहरियों को होगा, इसके अलावा पाकिस्तान भर के जो शहरी यहाँ पर कराची में इनकी एंट्री होती है वो ख़ास तौर पर जो DHA सिटी नया शहर बन रहा है, बहरिया टाउन है, इसके इलाकों से होता हुआ यहाँ लोग दाखिल होंगे। ये कराची का न सिर्फ मेगा मनसूबा है, इसके साथ साथ कराची के शहरियों की जो मुश्किलात है वो भी इस मनसूबे से ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा आज़ाद, ये बताइएगा कि ये मनसूबा जो 27 अरब करीबन उसका तखमीना लगाया गया है कब तक मुकम्मल होगा, क्यों कोई टाइम फ्रेम दिया गया है कि कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में? जी बिल्कुल, आम तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार पर यह तासुर आम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार मनसूबे तो शुरू करती है लेकिन वो करप्शन की नज़र हो जाते हैं। लेकिन हरगिज़ इस सूरत हाल जो अब इस वक्त जो बन रही है इसमें इस तरह का कोई अमल नहीं है, क्योंकि ये मनसूबा जो है 27 अरब रुपये का है, लेकिन सिंध हुकूमत के सिर्फ 5.5 अरब रुपये से कुछ ज़्यादा रकम इसमें मुख्तस कर दी गई, लेकिन जो बाकी रकम है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दीगर जो डोनर इदारे हैं उनकी रकम इसमें शामिल है। ये मनसूबा 30 माह के अंदर मुकम्मल होगा। इस मनसूबे के हवाले से ख़ास तौर पर यह बात अहम है कि इसमें ना सिर्फ सिंध हुकूमत शामिल है, इसके साथ साथ जो है आलमी माहिरीन जो है वो भी इसमें शामिल है। आलमी माहिरीन की मुशावरत के बाद में या उनकी तजावीज़ के बाद ये मनसूबा शुरू कर दिया गया। इसमें ऑडिटर जनरल ऑडिटर्स भी इसमें शामिल है। तमाम तर जो रकम खर्च होगी उसमें इसकी ऑडिट होगी और मुकम्मल तौर पर इस मनसूबे को साफ़ और शफाफ मेरिट की बुनियाद पर इस जो मनसूबे को मुकम्मल कर दिया जाएगा। ठीक है आज़ाद, ये भी बताइएगा कि इसमें इंटरचेंजेस भी बनाए गए हैं 6 और इसके अलावा अंडरपास भी बनाए जा रहे हैं, पुल भी होंगे, उससे कितने इलाकों और कौन कौन से इलाकों को फ़ायदा होने जा रहा है? जी बिल्कुल, कराची की गुंजान जो आबादियाँ जिसमें कोरंगी है, फ्यूचर कॉलोनी है, शाह फैसल कॉलोनी है, ये इलाके मलीर नदी के बाएं तरफ में आते हैं। ये तमाम तरह इलाके जो इससे फ़ायदा होगा इलाके के शहरियों को। इसके साथ साथ काठोड़ तक बीच में कुछ गाँव भी देहात के शामिल होते हैं, वो गाँव के जो लोग हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, उनको बआसानी ख़ासतौर पर इस सड़क को पार करने में आसानी होगी। ये जो इलाके हैं जो गुंजान आबादी हैं ये भी इस मनसूबे से फ़ायदा हासिल कर सकती हैं।
बिल्कुल सही, मतलब मेजर इलाकों को फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ आपने ये कहा कि बड़ा ज़बरदस्त ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा है जो कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर में एक गेम चेंजर के तौर पर साबित होगा। थैंक यू सो मच आज़ाद, आप हमारे साथ मौजूद थे। वेल लेट्स सी, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट, बट लेट्स सी ये कितने अरसे में कंप्लीट होता है। कहा कि बहुत स्पीडी काम होगा इस पर और इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, बट ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, जो कहा जा रहा है वो अगर किया जाए तो उससे बड़े ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि इस वक्त काबिल ज़िक्र वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन तो हार गए हैं, लेकिन वो अभी तक दिल से हार माने नहीं है, क्योंकि वो हर बार कोई नई ऐसी बात ज़हनी तौर पर अभी भी सदर हैं और वो समझते हैं कि आगे भी वही सदर है, वही और वो ऐसे डिसीजन ले रहे हैं। पहले उन्होंने ये कह दिया कि कल भी उन्होंने एक बिल पास करने से इनकार कर दिया। फिर इसके अलावा एक तनाज़ा मजीद खड़ा हो चुका है और वो ये है कि कोरोना बिल मुस्तरद करने के अगले ही रोज़ उन्होंने $740 अरब के सालाना दिफाई बिल को भी वीटो कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि दिफाई बिल अमेरिकी कौमी सलामती के तकाजे पूरे करने में नाकाम रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल को रूस और चीन के लिए तोहफा भी करार दे दिया, यानी कि एक तो वो बिल पास नहीं कर रहे हैं, फिर उसके अलावा वो ये कहते हैं कि शायद कल उन्होंने ये भी कह दिया कि शायद जो आगे आइंदा वाली हुकूमत है जो कि बिल पास करेगी वो मेरी ही हुकूमत हो सकती है। मतलब अभी भी वो ये कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि एक्ट हमारे साबिक फौजियों और मिलिट्री तारीख का एहतराम करने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से मैंने इसे कैंसिल किया है, यानी कि वीटो किया है। अमरीकी सदर जो कि अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, वो जा रहे हैं बस प्रेसिडेंसी से। 20 जनवरी को वो हल्फ उठा लेंगे जो बाइडन, और फिर ये सदर नहीं रहेंगे, लेकिन जहनी तौर पर अभी भी वो पक्के ही फॉर लॉन्गर टाइम ही इज अ प्रेसिडेंट। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का 900 अरब का ये जो $900 अरब का जो कोरोना रिलीफ बिल है वो भी मैं मुस्तरद करता हूं। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो रिलीफ पैकेज है उस पर मैं दस्तखत तो बिल्कुल नहीं करूंगा, जो करना है कर लें आप। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वीडियो मैसेज में ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस बिल में तरामीम की जाए और गैर जरूरी अखराजात को कम करके फौरी टेस्टिंग के अखराजात में इजाफा किया जाए। ये कहा कि ये बिल मेरे टेबल से वापस ले जाए। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे बिल की कांग्रेस से तवक्कुर नहीं थी, कांग्रेस ने बिल में गैर जरूरी और नामुनासिब चीज़ें शामिल की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिल में मिस्र, बर्मा, कंबोडिया के लिए इमदादी रकम रखी गई है, जबकि मिस्री अफवाज इमदाद से रूसी असलाह खरीदेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि बिल में पाकिस्तान में जमहूरियत और ख़वातीन के हुकूक के लिए $250 भी रखे गए हैं। अब ये तमाम जो बजट है, इसके अलावा कोरोना रिलीफ फंड है, फिर जो इंटरनल उनके मैटर्स हैं, इन पे वो भी दस्तखत नहीं कर रहे हैं। इस पर वो दस्तखत इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि शायद अभी उनका ये इख्तियार है कि वो अगर इसको रोक लेंगे तो वो थोड़ा सा तो पॉलिटिकल टर्मोइल की तरफ जाएगी, बात खराब हो जाएगी, मामला खराब हो जाएगा। लाडला एंड स्ट्रबन बच्चा जिसको उसका फेवरेट खिलौना तो नहीं मिला, तो उसने कहा जो खिलौने मेरे पास अब आ रहे हैं ना, मैं वो भी तोड़ दूंगा, नहीं लूंगा, जाओ जो करना है कर लो। तो बस अब ये कर रहे हैं वो। इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने छोड़नी भी नहीं प्रेसिडेंसी, लेकिन 20 जनवरी की जो डेट है वो तो हतमी है, पूरी दुनिया देखेगी ये जाएंगे, लेकिन किस तरह जाएंगे ये डोनाल्ड ट्रंप आप खुद जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इसको एग्जीक्यूट करवाना है। इंसान के हाथ में थोड़ी इज्जत भी होती है ना अपनी, वो पता नहीं अब क्या चाह रहे हैं। उनके हाथ में भी होगी शायद, आई डोंट नो, बट ही हैज टू गो। एनीवेज जी, मूविंग ऑन। और कायदे आजम को अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बानिए पाकिस्तान कायदे आजम की आज 145वीं सालगिरह है और इस मौके की मुनासिबत से भरपूर दुआ करते हैं हम कि अल्लाह ताला कायदे आज़म को करवट करवट जन्नत नसीब करे। वो अजीम शख्सियत, वो अजीम हस्ती जिनका हमारी तमाम आने वाली नस्लों पर एहसान है कि उन्होंने हमें आज़ाद पाकिस्तान, तो इस आज़ाद पाकिस्तान की अहमियत हमें हर गुजरते दिन के साथ फील भी होती है, हमें समझ भी आती है कि कितना जब हम अपने हमसाय मुल्क भारत में देखते हैं वो जहाँ पर वहाँ पर जो हालात हैं आज अगर हम उससे बचे हुए हैं तो इसकी वजह सिर्फ एक ही शख्स है, वो कायदे आज़म है, जिनकी अंत तक मेहनत की वजह से पाकिस्तान बना। और ये पाकिस्तान बनाने में जो उनका किरदार है वो पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट भी करती है, इसको मानती भी है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद की अगर बात की जाए तो वो उनका नाम जिन्ना भाई पूंजा था और वालिदा का नाम मिठी भाई था। कायदे आज़म के बहन भाइयों में रहमत, मरियम, अहमद अली, बंदे अली, शीरी और फातिमा जिन्ना शामिल थे। और इसी के साथ साथ उनकी शरीक हयात का जिक्र करें तो एमी बाई और मरियम अलमारूफ रती बाई कायदे आज़म की शरीक हयात थी। और कायदे आज़म ने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी अपने एजुकेशन के दौर से लेकर बैरिस्ट्री तक, और उसके बाद भी जब वो अभी पॉलिटिकल लीडर नहीं बने थे। मुझे याद है, मुझे बहुत मज़ा आया करता था अबूज़र उनकी वकालत की स्टोरीज़ पढ़कर, और जिस तरह से वो असूल पसंद थे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे अपने रूल्स के ऊपर रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते थे। और फिर जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो कैसे अपने असूलों पर डट गए, कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग ज्वाइन की, फिर नाराज़ होकर थोड़ा सा चले गए, फिर वापस आए, और एक एम, एक डिटर्मिनेशन जो है वो उनके अंदर इस कदर स्ट्रॉन्ग थी कि आई थिंक दैट वाज द रीज़न
कि पाकिस्तान की आज़ाद सरजमीन पर हमारा परचम लहराया गया। बिल्कुल, एक कामयाब वकील, एक कामयाब बैरिस्टर और फिर एक कामयाब सियासतदान कायद आज़म ने पाकिस्तान पर जो एहसान किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जब उन्होंने ज्वाइन की उसके बाद से ऑल इंडिया कांग्रेस, ये तमाम जो उन्होंने अपनी सियासी सफ़र किया, इसमें जो उनके दुश्मन भी थे पॉलिटिक्स में वो भी समझते थे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बात कर रहे हैं उसका वजन है, और उनको निगेट करना या उनको काउंटर करना कभी भी किसी के लिए आसान नहीं था। इवन कि कैबिनेट मिशन तक, जब 1 साल पहले तक भी 1939 जब पाकिस्तान बने 1940 में जब कैबिनेट मिशन आया, फाइनल होने वाला था पाकिस्तान का था मामला, उसमें भी उन्होंने बड़े जिस तरह बड़े ज़बरदस्त तरीके से हैंडल किया, क्योंकि सारी बात जो उन्होंने नेहरू और गांधी पे डाल दी। और फिर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, जो माउंटबेटन थे, वो ये समझ रहे थे कि कायद आज़म प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम क्रिएटर नेहरू और गांधी हैं। तो ये रोल और फिर उसके बाद उसका जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान को दिलवाया, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आज़ादी के मौके पर आप 7 अगस्त 1947 को जब कराची पहुंचे तो कायद आज़म आखिरी बार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक हुए, और फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ जिसमें वो बीमारी में मुसलसल जो है वो आराम फरमा रहे थे, और फिर वो अल्लाह ताला के पास चले गए 11 सितंबर 1948 को, और उनकी नमाज जनाजा पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट फ्यूनरल, और हर आंख अश्क बार थी, और करीबन 6 लाख के करीब अफराद जो है वो उस वक्त शरीक हुए, और उनको कराची में सुपुर्द खाक किया गया। और जब भी कायद आज़म की बात होती है, आप यकीन करिए कि दिल से दुआ तो निकलती है, वो एक मली नगमा है जो मुसलसल मेरे कानों में गूंजता रहता है, और आई एक्चुअली फील इट्स ट्रू। अभी हमारी हेडलाइंस में भी आप देख रहे थे कि ये यूँ दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, एंड एक्चुअली जो उनकी पूरी स्ट्रगल थी उसने बिल्कुल दुनिया को हैरान किया, और ये एहसान ता क़यामत जब तक पाकिस्तान जिंदा रहेगा। बिल्कुल, और इस चीज़ का एहसास भी हमें है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अपने जो मोहसिन हैं उनको भी भूलना नहीं चाहिए। कायद मोहम्मद अली जिन्ना इस कौम के मोहसिन हैं, और आज भी उनकी जो मज़ार कायद है वहाँ पर तकरीब भी हुई, गार्ड चेंजिंग की तकरीब, वहाँ पर जो गवर्नर हैं, वज़ीर आला हैं, जाते हैं। कोई भी पाकिस्तान का बड़ा अहदेदार होता है वो हमेशा कराची जाकर सलाम भी पेश करता है, फूलों की चादर चढ़ाता है, और ये हमारी अकीदत है जो कायद आज़म से इंशाल्लाह हमेशा जारी रहेगी। बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। साल के बेहतरीन गिनीज रिकॉर्ड में 2 पाकिस्तानी रिकॉर्ड भी शामिल हो गए। पाकिस्तानियों ने एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, क्योंकि साल 2020 जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वहीं पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रवां साल के लिए बेहतरीन वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 पाकिस्तानी रिकॉर्ड भी शामिल कर दिए। और ये जो बिलाशुबा एक एहसास की बात है, उसमें ये रिकॉर्ड जो बनाए हैं वो रिकॉर्ड होल्डर हैं राशिद नसीम, जो अब तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 63 के करीब रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, और 24/9 के मेहमान भी बहुत दफ़ा रहे हैं। ये वो वीडियो है जो आपको याद होगा कि बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया था कि सर से अखरोट तोड़े थे, और इंडियन एक जो रिकॉर्ड होल्डर थे उनके साथ ये कंपटीशन था, एंड ही वन दैट कंपटीशन। लेकिन ये जो 2 रिकॉर्ड एक्सेप्ट हुए हैं एज बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ 2020, उसमें कोहनी की मदद से उन्होंने 256 अखरोट जो हैं वो तोड़े हैं, और दूसरा 1 मिनट में मुक्कों से 62 क्ले स्पोर्टिंग टारगेट को तोड़ा गया है। ज़बरदस्ती। और इससे कबल जो टारगेट था वो 40 मरतबा टारगेट को तोड़ने का था। तो फिर हम इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं, और इसके साथ साथ चूँकि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, और ये जब 2020 में ये एक ज़बरदस्त काविश है, और ऑलरेडी इतने रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं। हमने इनको अपना मेहमान भी इसीलिए बनाया है। जब लास्ट टाइम इंडिया के साथ इन्होंने जब इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ा था, तब भी इन्होंने हमारे गेस्ट थे, उनकी बेटी भी बड़ा ज़बरदस्त मार्शल आर्ट एंड शी इज आल्सो अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। हमारे साथ राशिद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आपके 2 रिकॉर्ड, दोनों आप ही के जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एज बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ 2020 सेलेक्ट किए हैं। बड़ा ज़बरदस्त आपकी ये अचीवमेंट, मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मुझे भी बड़ा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी 2018 में जो मेरा एक रिकॉर्ड था उसका सबसे मजबूत जो है वो बेस्ट रिकॉर्ड तस्लीम किया गया था, नंबर 1 पर जो है उसकी रैंकिंग जो है वो आई थी। और इस मरतबा जो है वो तकरीबन 30-40 रिकॉर्ड्स जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं 2020 के लिए। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मुझे बाकायदा तौर पर ईमेल भी की है, और उसमें कहा गया है कि आपके जो ये 2 रिकॉर्ड है ये हमने हजारों रिकॉर्ड्स में से जो है सिलेक्ट
करके जो है इनको जो है वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे लिए पाकिस्तान के लिए बड़ी प्राउड की बात है। ज़बरदस्ती पाकिस्तान के लिए भी बड़ी खुशी की बात है। हम सब प्राउड फील करते हैं कि आप हमारा हिस्सा हैं और इसी तरह आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। राशिद, ये बताइएगा कि ये जो रिकॉर्ड बनाए हैं आपने, इसमें 2018 का भी आप जिक्र कर रहे हैं, फिर जो अभी अखरोट वाला, फिर अब कोहनी वाला, तो किस तरह से आप कर रहे हैं प्रैक्टिस और कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स? बिल्कुल जी, मेरी एकेडमी है पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट और मैं वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ और मेरे 9 स्टूडेंट भी हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। बस उन्हीं के साथ ही जो है मैं ट्रेनिंग करता हूँ अपनी और इन रिकॉर्ड के ऊपर फोकस करता हूँ। यहाँ पे आपको मैं एक और बात भी बता देता हूँ कि 2020 के अंदर जो है वो मैंने कोविड चल रहा था पूरी दुनिया में और इसके बावजूद मैंने जो है 20 आलमी रिकॉर्ड जो है वो अब तक जो है इस साल मेरे मंजूर हो चुके हैं और ये भी मेरा बहुत ही बड़ा संग मील है जो कि मैंने अब पूरा किया है। 2020 में 20 रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के नाम किए हैं, जिसमें मैंने हर कैटेगरी में रिकॉर्ड बनाया है इस साल, जिसमें किक्स की कैटेगरीज थी, जिसमें नंच से रिकॉर्ड मैंने बनाए हैं, पंचेस की कैटेगरीज के रिकॉर्ड थे, नी स्ट्राइक के जो है वो रिकॉर्ड थे। तो काफी कैटेगरीज को मैंने फोकस किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा कामयाब रहा मैं इसमें। ज़बरदस्त। अच्छा राशिद, आपकी जो वीडियो मुसलसल हम चला रहे हैं ना, वो मेरा फेवरेट रिकॉर्ड है जो आपने ब्रेक किया था और वो इसलिए भी क्योंकि आपको याद है ना कि आपको पता है कि इंडिया के साथ कोई भी कंपटीशन हो तो हमारा खून वैसे ही 200-250 की स्पीड पर भाग रहा होता है। एंड आई फेल्ट सो एक्साइटेड जब मैं ये वीडियो देख रही थी। यकीन करें कि मेरे एक्चुअली आई गॉट गूज बम्स और फिर आप कहते हैं मुझे अक्सर मेरे जो रोंगटे हैं ना वो खड़े हो जाते हैं, बट मुझे बड़ा मजा आया था। क्या फीलिंग थी इस रिकॉर्ड की जो अभी मुसलसल हमारी स्क्रीन पर भी चल रही है कि आप सर से अखरोट तोड़े थे और इंडियन कॉम्पिटिटर बिल्कुल साथ खड़ा था? अच्छा, मैं आपको यहाँ पे खास बात और भी बता देता हूँ कि जो इंडिया वाला जो रिकॉर्ड था वो सर के साथ जो ब्रेक किया था और जो ये वाला जो 2020 का जो बेस्ट रिकॉर्ड सिलेक्ट हुआ है कोहनी के साथ, ये भी इंडियन ही का था। ये प्रभाकर रेड्डी थे जिनको मैंने हराया था सर से अखरोट वाले मुकाबले में। ये उनके उस्ताद हैं, ये उनके उस्ताद का रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। उन्होंने 229 जो है वो वॉलनट ब्रेक किए थे एल्बो के साथ और मैंने जो है वो 256 जो है वो वॉलनट ब्रेक किए हैं एल्बो के साथ और ये इंडिया का ही रिकॉर्ड था। तो लाजमी बात है, फीलिंग्स तो बड़ी जबरदस्त किस्म की हैं क्योंकि जो इंडिया जो है वो इस वक्त। अच्छा राशिद, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि 63 जो रिकॉर्ड आपने ब्रेक किए हैं उसमें मेजॉरिटी आपने इंडियंस के ब्रेक किए हैं? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप ढूंढ के निकालते हैं कि उनके पास कौन सा रिकॉर्ड है और हम अपनी ताकत से अपनी मेहनत से छीन लें उसको उनसे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 20 के करीब मैं आलमी रिकॉर्ड इंडिया के जो है वो अब तक ब्रेक कर चुका हूं और कोशिश ये होती है, मैं वैसे तो नॉर्मली तौर पे तमाम ही रिकॉर्ड्स को जो है वो फोकस कर रहा होता हूं। मैंने जर्मनी के रिकॉर्ड भी ब्रेक किए हैं, इंग्लैंड के किए हैं, फ्रांस के कुछ रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, चाइना के रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। तो लेकिन ये कि जब इंडिया का रिकॉर्ड सामने आता है तो थोड़ा जोश और जज्बा जरा ज्यादा बढ़ जाता है और कोशिश होती है कि इस रिकॉर्ड को तो है वो पहले ब्रेक किया जाए। और राशिद, आप इंस्पिरेशन है बड़े लोगों के लिए और आप एकेडमी भी चला रहे हैं और जिस तरह से इंडिया के बारे में तो आपने बताया कि आपका दिल करता है कि मज़ीद रिकॉर्ड भी तोड़ें। आपकी बेटी भी आपसे बड़ी इंस्पायर हैं, वो भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। तो आगे क्या प्लान्स हैं आपके? और फिर आप अपनी बेटी को भी ट्रेन कर रहे हैं, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, क्योंकि पाकिस्तान को आपने इसी तरह नाम तो रोशन करना है आगे भी। देखिए जी, फातिमा ने जो है वो आलमी रिकॉर्ड ब्रेक किया था। उसने भी इंडियन ही एक लड़की थी, उसको शिकस्त दी थी और फातिमा भी जो है वो प्लानिंग कर रही है नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए। इंशाल्लाह ताला वो जल्द एक और आलमी रिकॉर्ड बनाएगी। लेकिन जो मेरा जो मेन मकसद है फातिमा को वो एज ए फाइटर जो है वो प्रमोट करना है और मैं चाहता हूँ कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है पाकिस्तान की जो है वो नुमाइंदगी करे। और वर्ल्ड रिकॉर्ड तो इसलिए मैंने बनाए क्योंकि अभी इंटरनेशनल लेवल पे वो अभी छोटी है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तो उसके अंदर टैलेंट है, माशाल्लाह से मेहनत करती है, प्रैक्टिस करती है। और फिर जब से मैंने उससे आलमी रिकॉर्ड बनवाए हैं तो बहुत सारी जो गर्ल्स हैं और जो लड़कियां हैं वो बड़ी मोटिवेट हुई हैं और बहुत ज्यादा लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि यार जिस तरह आपने फातिमा को तैयार किया है इसी तरह जो है वो हमारी बच्चियों को भी तैयार किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि गर्ल्स को भी जो है वो मार्शल आर्ट में आगे आना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और फिजिकली तौर पे जो है वो एक्टिव रहने के लिए और फिजिकली तौर पर स्ट्रॉन्ग होने के लिए जो है वो गर्ल्स के लिए जो है वो मार्शल आर्ट जैसी एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जबरदस्त जी। राशिद, वी नीड मोर फादर्स लाइक यू एज वेल। फातिमा तो इंस्पिरेशन है ही अपनी एज और बहुत सी लड़कियों के लिए, लेकिन असल रोल जो है वो फादर्स प्ले करते हैं एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू एज अ फादर कि आप भी बहुत
से लोगों को आई एम श्योर मोटिवेट करते होंगे कि कैसे बेटियों को मजबूत बनाना है, आगे लेकर चलना है। ये सोच हमें हर पाकिस्तानी में चाहिए। अच्छा राशिद, आपको वो प्रॉमिस याद है जो आपने लास्ट इंटरव्यू में मेरे साथ किया था और आप खुद भी डिटरमिन्ड थे कि आपने सेंचुरी करनी है अपने रिकॉर्ड्स की? हाँ जी बिल्कुल। देखिए मैंने इस साल जो है वो 20 रिकॉर्ड्स जो है वो गिनीज के अंदर जो है वो दर्ज कराए हैं और मैंने अपनी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। 2018 के अंदर जो है वो मेरे तकरीबन 10 रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर्ड हुए थे और 2019 के अंदर तकरीबन 11 के करीब रिकॉर्ड मेरे रजिस्टर्ड हुए हैं। तो 2020 के अंदर मैंने अपनी जो स्पीड बढ़ा दी है और इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो है अगले 2 सालों के अंदर जो है वो अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी सेंचुरी जो है वो कंप्लीट करूं और मुझे बड़ा प्राउड फील होगा कि जब मैं 100 रिकॉर्ड बनाकर आपके सामने बैठूंगा तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। और मैं थोड़ा सा क्रेडिट ले लूंगी कि मैंने प्रॉमिस लिया था राशिद से। जी जी बिल्कुल, ये आपके साथ भी प्रॉमिस है और पूरी कौम के साथ भी मेरा प्रॉमिस है। इंशाल्लाह ताला जब तक मेरे अंदर हिम्मत है और मुझे कोई इंजरी नहीं होती या कोई ऐसी कोई इंशाल्लाह खैरियत से रहेंगे हालात अगर पैदा ना हो गए तो मैं अपनी पूरी सर धड़ की इंशाल्लाह ताला बाजी लगाऊंगा पाकिस्तान के लिए 100 रिकॉर्ड्स कंप्लीट करने। जबरदस्त जी, हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए मजीद रिकॉर्ड ब्रेक करें। जाते जाते राशिद ये भी बताइएगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट या कोई इदारे आपको सपोर्ट करें, क्योंकि ये भी बड़ा मसला होता है अक्सर कि जब आप इस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पर सपोर्ट थोड़ी उतनी नहीं मिलती। कुछ लोगों की कॉल आई जरूर और हमेशा की तरह जो है वो सिर्फ कॉल तक ही महदूद रह गई और कोई किसी किस्म का दोबारा से राब्ता नहीं किया गया। गवर्नमेंट लेवल पर 1-2 लोगों की कॉल आई थी और उन्होंने कहा था कि जी वो मुझे जो है वो मेरी सरपरस्ती करेंगे और मुझे जॉब वगैरह जो है वो गवर्नमेंट लेवल पर जो है वो दे दी जाएगी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स किया हुआ है और मैंने मेरी एजुकेशन कंप्लीट है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है मास कम्युनिकेशन के अंदर। तो उस तमाम उनको मैंने अपने सीवी वगैरह भी दिए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो बात कुछ आगे बढ़ी नहीं और हमेशा की तरह वादा फिर जो है वो लोग भूल गए। तो कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूं और करता रहूंगा और पूरी कौम की दुआएं तो आपके साथ हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। बट वी वुड रिक्वेस्ट गवर्नमेंट कि प्लीज अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे हीरोज को जो पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज इंटरनेशनली न सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि रिकॉग्नाइज भी किए जाते हैं। राशिद बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा जबरदस्त काम इन्होंने किया। गवर्नमेंट को करना चाहिए प्रमोट, क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो इसको आगे लेके चले, स्पॉन्सर करे तो जो अगर कोई मतलब ये उसको भी दूर कर सकेंगे और फिर इनकी बेटी हैं फिर जो अकेडमी चला रहे हैं उसके लिए सपोर्ट मिले तो कितने ज्यादा लोग पाकिस्तान से इस तरह और आ सकते हैं आगे जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। और हमारी कोशिश रहेगी जी 2020 के इन आखिरी आयाम में जो 6 दिन बाकी रह गए हैं न्यू ईयर आने में, नई उम्मीदों के साथ, नई डिटर्मिनेशन के साथ, नए रेजोल्यूशंस के साथ और दुआओं के साथ 2021 जो है वो शुरू हो के डिफरेंट हो वो 2020 से और सबके हालात बेहतर हो। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के टैलेंटेड लोगों को बार बार इन्वाइट करके आपके सामने लेकर आएं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर हमें तो फख्र है ही लेकिन वो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और इंटरनेशनली उसको एक्नॉलेज भी किया जा रहा है। पाकिस्तान से ऐसे बहुत से लोग हैं, राशिद जैसे एग्जांपल, और भी आइंदा हफ्ते में हम कोशिश करेंगे कि आपको सबसे मिलवाएं और बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं 2020 में, उसका भी हम जिक्र करते रहेंगे। बिल्कुल, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।